हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम आशीष कपलेश। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं, जोश में हैं। तो यस, आज शुरू करेंगे हम ऑब्जेक्टिव 2 और इससे पहले वाली वीडियोस में हमने कवर कर लिया है शॉर्ट आंसर्स एंड ऑब्जेक्टिव 1। तो अगर वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए भाई, ऑब्जेक्टिव 2 के बारे में कुछ बातें बता देता हूं कि यहां पे भी आपके पास एमसीक्यूज आएंगे, बट एक से ज्यादा ऑप्शन उनमें करेक्ट हो सकता है। तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कोशिश करना कि सारे ऑप्शंस को एक बार गो थ्रू करना। क्या पता 2 ऑप्शंस भी करेक्ट हो जाएं, 3 भी करेक्ट हो जाए, और हो सकता है चारों के चारों ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो तैयार हो ना आप लोग? पेन और पेपर है ना आपके पास? नहीं है तो जल्दी से लेके आओ, बिकॉज हर क्वेश्चन पे वीडियो को पॉज करना है, खुद से जरूर ट्राई करना है। राइट, चलिए भाई, तो शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। And the first question says, a bar magnet is moved along the axis of a copper ring placed far away from the magnet. Looking from the side of the magnet, an anticlockwise current is found to be induced in the ring. Now, which of the following may be true? पहला ऑप्शन बोलता है आपसे, the south pole faces the ring and the magnet moves towards it. सेकेंड ऑप्शन बोलता है नॉर्थ पोल फेसेस द रिंग एंड द मैग्नेट मूव टुवर्ड्स इट. थर्ड ऑप्शन बोल रहा है आपसे, द साउथ पोल faces the ring and the magnet moves away from it. फोर्थ ऑप्शन बोलता है the north pole faces the ring and the magnet moves away from it. So क्या कहते हो तुम लोग? एक बार मैग्नेट है जो कि मूव कर रहा है along the axis of a copper ring, जो कि उससे थोड़ा दूर रखी हुई है. Now from the side of the magnet एक एंटी क्लॉकवाइज करंट आपको मिल रहा है. आपको दिख रहा है कि एक एंटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस हो रहा है कॉपर के रिंग में. तो इसके बेसिस पे आप क्या क्या ऑप्शंस को यहां पे कंसीडर कर सकते हैं? जरा दिमाग लगाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, देखिए क्या आंसर आता है. कर लिया ट्राई तुम लोगों ने? आ जाओ मैं सॉल्व कराने के लिए. ओके, सो एक कॉपर की रिंग, ये रही हमारे पास एक कॉपर रिंग. जस्ट वेट अ सेकंड. कॉपर की रिंग ये रही. ठीक है, ये इसका एक्सिस हो गया, और इन्होंने बोला है कि रिंग के एक्सिस के अलोंग ही, है ना, रिंग के एक्सिस के अलोंग ही मैग्नेट को हम मूव करवाएंगे. सो वी हैव दिस मैग्नेट. ठीक है, अब यहां से मैग्नेट की साइड से अगर आपने देखा, सो विल फाइंड कि करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है. सो ये हमारी आंख. ठीक है, तुमने यहां से देखा तो तुम्हें पता चला कि करंट इसमें जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है. एंटी क्लॉकवाइज करंट ऐसा बनेगा. यहां से देखा करंट एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब रिंग को बाहर निकाल दो, रिंग को बाहर निकाल दो तो करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज जाता हो दिखेगा. एंटी क्लॉकवाइज करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या बन सकती है? सो करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगी. और एक और बात, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पहली बात तो इस डायरेक्शन में बनेगी. एक और बात, अगर करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो कौन सा पोल बनता है? याद है तुम लोगों को ये वाली बातें? याद है ये वाली बातें कि भूल चुके हो कि अगर किसी भी कॉइल में करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो यहां पे बनाता है नॉर्थ पोल. याद है? याद है तुम्हें? अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है तो एंटी क्लॉकवाइज करंट किसको रिप्रेजेंट करता है? नॉर्थ पोल को. ठीक है, और अगर किसी भी कॉइल में करंट अगर क्लॉकवाइज होगा तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्लॉकवाइज करंट जो होता है वो साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है. तो अगर ये क्लॉकवाइज करंट है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? साउथ वाले पोल को. तो उन्होंने जो हमसे बोला वो है कि करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब कॉइल में क्या बन रहा है? नॉर्थ पोल बनता है. कॉइल के अंदर क्या बन रहा है? नॉर्थ पोल बन रहा है. अब बात यह है कि यार यहां पे अगर कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज करंट है, मतलब कॉइल में यहां पे नॉर्थ पोल बनेगा. ऐसा कॉइल में क्या बना दिया मैंने? नॉर्थ पोल. दिख रहा है तुम लोगों को भी नॉर्थ पोल? अब यहां पे हमें बताना है कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं. यहां पे नॉर्थ पोल बन रहा है, यहां पे नॉर्थ पोल बन रहा है. यहां पे नॉर्थ पोल कब कब बन सकता है? यहां पे नॉर्थ पोल कब कब बन सकता है? पहला केस ले रहा हूं, मैग्नेट पास आ रहा है. पहला केस ले लिया मैंने जिसमें मैग्नेट पास आ रहा है. अगर मैग्नेट पास आ रहा है तो अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ, ये जो करंट इंड्यूस हुआ है, अगर ये जो मैग्नेट है आपका पास में आ रहा है, सो अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ, फैराडेज लॉ नहीं, लेंज लॉ, जो इंड्यूस्ड करंट है वो कुछ इस प्रकार से होगा कि वो मैग्नेट को पास आने से रोकेगा. सही है भाई साहब? सीधी सी बात है. मैग्नेट में अगर ये पास आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है. मैग्नेट अगर पास आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहे हैं.
और ये क्या चाहता है कि ये जो इंड्यूस करंट है वो कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि वो इसको मोशन को अपोज कर सके। मैग्नेट के पास आने की वजह से करंट इंड्यूस हुआ, मैग्नेट के पास आने की वजह से करंट इंड्यूस हुआ, तो एक इंड्यूस करंट क्या करेगा, मैग्नेट को दूर करने की कोशिश करेगा। तो अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहां पे है और मैग्नेट पास आ रहा है तो यहां पे नॉर्थ पोल बन जाएगा जो कि इसको रिपेल करेगा। फिर से समझे बात को, मैग्नेट का अगर नॉर्थ पोल यहां पे है और मैग्नेट अगर पास आ रहा है तो यहां पे नॉर्थ पोल बन सकता है जो कि इसके नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा फिर से। या फिर एक और केस बन सकता है जिसमें आप बोलोगे कि भाई अगर मैग्नेट में यहां पे नॉर्थ ना होगा और बल्कि यहां साउथ होता, तो मैग्नेट में यहां नॉर्थ नहीं होता और साउथ होता, तो उस केस में मैग्नेट दूर जा रहा होता उससे। क्या पहला केस क्या लिया मैंने, जिसमें मैग्नेट पास आ रहा है। उन्होंने मुझे कॉइल के बारे में बोल रखे इस बार, बोला कि कॉइल में यहां पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो रहा है। यहां पे इंड्यूस करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहां पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी हम बात करेंगे बनेगा नॉर्थ पोल। मतलब कॉइल में इस साइड से नॉर्थ पोल दिख रहा है मुझे और इस साइड से नॉर्थ पोल दिखने का मतलब क्या है, तो इसमें दो केसेस आते हैं। ठीक है, इसके दो केसेस आते हैं। पहला केस बोलता है कि मैग्नेट पास आ रहा है, मैग्नेट पास आ रहा है, उस केस में मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर की तरफ होगा तभी यहां नॉर्थ बना, सो दैट वो उसको रिपेल कर सके। दूसरा केस है मैग्नेट दूर जा रहा है, मैग्नेट दूर जा रहा है तो वो इसके दूर जाने को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसको पास बुलाएगा। तो यहां पे साउथ पोल होना चाहिए उस केस में, तो जाके ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्या बोलता है कि यहां पे तो नॉर्थ पोल बन रहा है, फिक्स कर दिया, ये फिक्स कर दिया नॉर्थ पोल। मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा या साउथ पोल होगा ये हमें बताना है। तो भाई अगर मैग्नेट पास आ रहा है तो ये नॉर्थ पोल है, अगर मैग्नेट दूर जा रहा है तो ये साउथ पोल है। क्यों, देखो अगर मैग्नेट पास आ रहा है तो कॉइल में जो करंट इंड्यूस हुआ है वो इसको रिपेल करेगा। अगर मैग्नेट पास आ रहा है तो कॉइल में जो करंट इंड्यूस है वो इसको रिपेल करेगा। और अगर मैग्नेट दूर जा रहा है, अगर मैग्नेट दूर जा रहा है तो जो यहां पे कॉइल में करंट इंड्यूस हुआ है वो मैग्नेट को पास बुलाएगा। सही बात है। तो यहां पे नॉर्थ पोल होना चाहिए, यहां साउथ पोल होना चाहिए, तो ये वाली पिक्चर बन सकती है। यानी कि अगर यहां पे नॉर्थ पोल को पास लाओगे तो यहां पे नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाएगा, अगर ये साउथ पोल को दूर लेके जाओगे तो भी नॉर्थ पोल इंड्यूस होगा। यहां पे समझ गए ना बात को। तो अगर नॉर्थ पोल को पास लाते हो तो भी नॉर्थ पोल इंड्यूस होगा, अगर साउथ पोल को दूर लेके जाते हो तो भी नॉर्थ पोल इंड्यूस होगा, बिकॉज वो नहीं चाहता है कि ये ज्यादा पास आए और ज्यादा दूर जाए। तो यहां पे जो भी करंट इंड्यूस हो रहा था, क्यों हो रहा था, मैग्नेट के फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन की वजह से। तो या तो मैग्नेट पास आ रहा था या तो मैग्नेट दूर जा रहा था, उसी की वजह से यहां पे करंट इंड्यूस हुआ। जब मैग्नेट पास आ रहा है तो सिचुएशन क्या है कि भाई मैग्नेट का नॉर्थ पोल पास आ रहा होगा, तभी इसने यहां पे नॉर्थ पोल इंड्यूस किया है ताकि वो उसको रिपेल कर सके। दूर जाने की कंडीशन क्या बोलती है, जरूर मैग्नेट का साउथ पोल दूर जा रहा होगा तभी इसने यहां पे नॉर्थ पोल इंड्यूस किया ताकि वो उसको अट्रैक्ट कर सके। तो पहले वाले केस में तो आप क्या बोलोगे कि यहां पे क्या हो जाएगा सर, ये नॉर्थ पोल इसको रिपेल करेगा और नॉर्थ पोल इसको अट्रैक्ट करेगा। यहां पे आएगी कहानी अट्रैक्शन की और यहां पे आएगी कहानी रिपेल्शन की, है ना सिंपल कहानी। सो क्या बोलते हैं, द साउथ पोल फेसेस द रिंग एंड द मैग्नेट मूव टुवर्ड्स इट। मैग्नेट रिंग की तरफ आ रहा है तो बोलते हैं साउथ पोल, बिल्कुल गलत बात है। द नॉर्थ पोल फेसेस द रिंग एंड द मैग्नेट मूव टुवर्ड्स इट। मैग्नेट जो है रिंग की तरफ आ रहा है और मैग्नेट का नॉर्थ पोल रिंग की तरफ फेस कर रहा है, बहुत बढ़िया। द साउथ पोल फेसेस द रिंग एंड द मैग्नेट मूव अवे फ्रॉम इट। बिल्कुल सही बात है, मैग्नेट जो है रिंग से दूर जा रहा है और साउथ पोल रिंग की तरफ फेस करा हुआ है। द नॉर्थ पोल फेसेस द रिंग एंड द मैग्नेट मूव अवे। बिल्कुल गलत बात है, मैग्नेट जब पास आएगा तो ही नॉर्थ पोल बनेगा, जब मैग्नेट दूर जा रहा है तो ही साउथ पोल बनेगा। ठीक है, सो ये कहानी है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। कर लिए नोट सारी बातें, ये डायग्राम वगैरह बना लिए सभी ने, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, कंडक्टिंग रॉड इज मूव्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स अक्रॉस द टू एंड। तुम जानते हो कि एक रॉड को अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराओगे तो उसके एंड के अक्रॉस, उसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर होता है। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कब अपीयर हो सकता है, इफ v इज पैरेलल टू द लेंथ, if v is parallel to the magnetic field and if length is parallel to the magnetic field। v बोले तो स्पीड है, यहां पे कांस्टेंट वेलोसिटी की बातें कर रहे हैं वो। ठीक है, अगर वेलोसिटी लेंथ के पैरेलल है, अगर वेलोसिटी लेंथ के वेलोसिटी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के और अगर लेंथ पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के,
तो इनमें से कौन से केसेस ऐसे हो सकते हैं जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस बन सके? तो ये दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। चलो आ जाओ, देखो क्या होता है इसका आंसर। कर लिया ट्राई आप लोगों ने? सभी ने किया ट्राई? वीडियो पॉज करके ट्राई किया करो यार। चलिए भाई, तो एक रॉड ले लेते हैं और इस रॉड को मूव करवाते हैं इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपने रॉड को इस प्रकार से मूव करवाया तो क्या होगा? रॉड न्यूट्रल है। पहले तो रॉड जो होती है वो न्यूट्रल होती है, इसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने नेगेटिव चार्ज होंगे। जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा तो इसके जो भी पॉजिटिव चार्जेस है, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर फोर्स ऊपर लगेगा, यानी कि सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर। पाम हमारा मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। सो यहां पे लग रहा था मैग्नेटिक फोर्स, जिसके कारण क्या हुआ? सारे पॉजिटिव चार्ज ऊपर चले गए। अब सारे पॉजिटिव चार्ज ऊपर गए एंड सारे के सारे नेगेटिव चार्ज नीचे आ गए। मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है भाई इनके ऊपर। सो मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लग रहा है। अब कुछ समय के बाद क्या होगा? यहां पे सारे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे, यहां पे सारे नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे। अब एक तरफ पॉजिटिव चार्ज बन गया, एक तरफ नेगेटिव चार्ज बन गया, तो इनके बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आ जाएगा, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगना शुरू हो जाएगा। अब तुम देख सकते हो यहां पे कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है। तो किसी टाइम पे एक ऐसी सिचुएशन बन सकती है जहां पे मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर हो जाएंगे। तो इफ मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फोर्स, उस टाइम पे क्या होगा? यहां पे अब कुछ नहीं हो सकता है, अब ये फिक्स हो जाएगी सिचुएशन पूरी अपनी। ठीक है, और ये रॉड जो है हमारे एक क्या होगा? देखो मैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से पॉजिटिव चार्ज यहां इकट्ठे हो रहे थे, इलेक्ट्रिक फोर्सेस की वजह से नीचे आ रहे थे। तो एक टाइम आएगा जब दोनों बराबर हो जाएंगे, इसके बाद कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। फिर उसके बाद हम बोलेंगे कि यार यस, एक तरफ हायर पोटेंशियल हो गया, एक तरफ लोअर पोटेंशियल हो गया, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बन गया। पोटेंशियल डिफरेंस बन गया मतलब अब ये रॉड बिहेव करेगा एज अ सेल। तो ये रॉड हमारी जो है वो बिहेव करती है एज अ सेल, यानी कि एक तरफ आ जाता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक तरफ आ जाता है नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो यहां पे हमने बोला है कि जो सिचुएशन आएगी वो उसके लिए क्या बोला जाएगा कि भाई मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होना चाहिए। यहां पे अगर हम बात करें तो प्रोटॉन बोल देते हैं इनको और इनको इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है ई, इनकी वेलोसिटी v वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर इक्वल्स टू e इंटू कैपिटल E वेक्टर। कैपिटल E बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल e चार्ज है, मार दीजिए। ठीक है, तो यहां से v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर रिप्रेजेंट्स योर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है ना? यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। मैंने क्या बोला? मैग्नेटिक फोर्स दूर लेके जा रहा था, इलेक्ट्रिक फोर्स पास लेके आ रहा था। मैग्नेटिक फोर्स दूर लेके जा रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स पास लेके आ रहा है। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर हो जाएंगे, उस टाइम पे बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी यहां पे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी यहां पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर के। ठीक है, चलिए भाई यहां तक तो रुक जाओ, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। अब दूसरी बात यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या फिर बोलो जो पोटेंशियल यहां पे आता है वो होता है E वेक्टर डॉट L वेक्टर, वेयर L इज द लेंथ। ये देखो इसका लेंथ कितना L है, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस आया ना, ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, तो यहां पे क्या गया? पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया। सो द पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय E वेक्टर डॉट L वेक्टर। E वेक्टर ये रहा, उठा के जरा वहां रख दीजिए। सो जो यहां पे डेल्टा V पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा, इट विल बी V वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डॉट L वेक्टर। ठीक है, ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस आया इसी को तो आप क्या बोल रहे थे? इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस आया इसी को तो आपको बोल रहे थे इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो आपका ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो कब होगा? व्हेन v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डॉट L वेक्टर। अब यहां पे कंडीशन डाल देना भैया, याद है फॉर्मूला? BVL बनता था, इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता था BVL बनता था। V इज द वेलोसिटी, कैपिटल V पोटेंशियल। देखो भाई कैपिटल V और स्मॉल v में कंफ्यूज मत हो जाना। कैपिटल V पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल v आपकी स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को। ठीक है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है इट इज गिवन बाय BVL वाला जो रिलेशन था उसका वेक्टर फॉर्म बनाया मैंने। अब ध्यान से देखना, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वेक्टर ही मिलेगा।
तो यहां पे मैंने v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर किया तो मुझे एक वेक्टर मिलता है, लेट से m वेक्टर, मान लो कुछ भी मान लेते हैं। लेट अस कंसीडर कि v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर करके आपको मिलता है m वेक्टर। सो जब आप EMF लिखोगे सो इट विल बी योर m वेक्टर डॉट l वेक्टर, ठीक है। अब इस m वेक्टर की एक खासियत है कि ये m वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा v वेक्टर के भी, ये m वेक्टर परपेंडिकुलर होगा b वेक्टर के भी, है ना। परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? देखो भैया, दो वेक्टर का क्रॉस करोगे तो जो रिजल्टेंट मिलता है वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। दो वेक्टर्स का जब आप क्रॉस करते हो जो परपेंडिकुलर आपको मिलता है वो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि m वेक्टर यहां पे परपेंडिकुलर हो जाएगा वेलोसिटी के, ऑल्सो m वेक्टर आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के। सो जो EMF आपके पास मिलेगा इट इज समथिंग लाइक m वेक्टर डॉट l वेक्टर। अब सुनो, यहां पे EMF को अगर आप चाहते हो कि कोई वैल्यू दे तो थीटा कितना होना चाहिए? m वेक्टर और l वेक्टर के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का। भाई साहब सीधी सी बात है, देखो यहां पे m डॉट l cos थीटा होता है। मैं चाहता हूं कि l वेक्टर और m वेक्टर एक दूसरे के साथ पैरेलल हो, ठीक है। l वेक्टर पैरेलल होना चाहिए m वेक्टर के साथ, तो मुझे EMF जो है वो नॉन जीरो मिलेगा। इफ l वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द m वेक्टर, तो जो EMF मुझे मिलेगा वो जीरो हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि जो l वेक्टर है वो m वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए। अब आ जाओ, कहानी समझाता हूं डायग्राम से, ठीक है। अब कहानी समझाऊंगा डायग्राम से, जरा ध्यान से सुनना। मान लीजिए ये आपका v वेक्टर, यहां पे आगे की तरफ बना देता हूं मैं आपका b वेक्टर, तो ये इनका रिजल्टेंट बन गया आपका m वेक्टर। m v के साथ भी परपेंडिकुलर पे है, b के साथ भी परपेंडिकुलर पे है। समझ के कहानी। अब मैं चाहता हूं कि जो l वेक्टर है ना, EMF जीरो नहीं चाहिए मुझे, EMF जीरो नहीं चाहिए, तो उसके लिए l को m के पर पैरेलल होना चाहिए, यानी कि आपका l वेक्टर भी यही होना चाहिए। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि l वेक्टर m वेक्टर के साथ पैरेलल में है, और अगर l वेक्टर m वेक्टर के साथ पैरेलल में है तो l वेक्टर परपेंडिकुलर है वेलोसिटी से, l वेक्टर परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड से। तो यहां लिख सकता हूं क्या मैं, l वेक्टर शुड बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर, ऑल्सो l वेक्टर शुड बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। क्या यह बात सही रहेगी? क्या यह बात सही रहेगी? बोलो हाँ कि ना। चलो जी, बहुत बढ़िया। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और जो ये बहुत जरूरी बात है कि जो आप EMF का फॉर्मूला लिखते थे वो लिखते थे BV इंटू L। तो ये BV कहां से आया? जो आप लिखते थे ना BV इंटू L, EMF इंड्यूस यही होता था ना BVL। ये इसमें जब आप BV लिख रहे थे तो ये BV यहां पे कहां आया? जब थीटा यहां पे, देखो क्या बात है कि V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर हमें मिलता है M वेक्टर, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर हमें मिल रहा है M वेक्टर, और ये M वेक्टर नॉन जीरो कब होगा? व्हेन V वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द B वेक्टर। तो M वेक्टर नॉन जीरो कब होता है? जब V और B परपेंडिकुलर होते हैं। तो मैंने इसलिए बोला कि V और B को भी परपेंडिकुलर ले लीजिए भैया, तो इससे क्या होगा, आपका काम हो जाएगा। मतलब ये तीनों अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए तो यहां पे इनका जो EMF इंड्यूस होगा वो नॉन जीरो होगा। हमें कैसे चाहिए? तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर चाहिए। देखो मैंने कहां से पिक्चर डिफाइन की है, ये वाला फॉर्मूला मैं लाके छोड़ा है। इस वाले फॉर्मूले में मैंने बोला V क्रॉस B को M मान लीजिए, V क्रॉस B को M मान लिया, ठीक है। M वेक्टर आपके वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है, M वेक्टर आपके मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। फिर से मैंने यहां पे लिखा तो m डॉट l बन रहा है, ठीक है, m डॉट l बन रहा है। सॉल्व किया, ml cos थीटा बनता है। अब यहां पे मैं चाहता हूं EMF जीरो ना हो, मैं चाहता हूं EMF जीरो ना हो, उसके लिए थीटा को कितना होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए। अगर थीटा मेरा 0 डिग्री है तो EMF मुझे नॉन जीरो मिलेगा। अगर थीटा मेरा 90 डिग्री हो जाए तो यहां पे दोनों परपेंडिकुलर, EMF जीरो हो जाएगा। तो ये वाला केस मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो ये वाला केस चाहिए था। मतलब L वेक्टर को पैरेलल होना चाहिए M वेक्टर के साथ में, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, L वेक्टर पैरेलल होना चाहिए M वेक्टर के साथ में। अब मैं यहां पे डायग्राम पे लेके आया तुम्हें, मैंने बोला कि यार देखो V क्रॉस B को आपने M लिखा था, M को नॉन जीरो कब मिलेगा? M आपको नॉन जीरो कब मिलेगा? जब V और B दोनों परपेंडिकुलर होंगे। क्योंकि इसको जब आप सॉल्व करोगे तो V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर जब आप लिखते हो तो बनता है VB साइन थीटा।
ठीक है, या थीटा डैश लिख लीजिए। यहां पे थीटा डैश क्या है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। अगर थीटा डैश आपका 0 डिग्री हो गया, अगर थीटा डैश आपका 0 डिग्री हो गया, मतलब वेलोसिटी वेक्टर पैरेलल हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस केस में m आपका क्या हो जाएगा? 0। अगर थीटा डैश 90 डिग्री हो जाए, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के, तो m आपको क्या मिलेगा? नॉन जीरो। तो मेरा काम तो नॉन जीरो से ही है, तो मैं चाहता हूं m जीरो ना हो, उसके लिए वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली चीज तो मिल गई कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के कैसे होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के कैसे होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो देखो मैंने वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड को यहां पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनाया, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड को एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनाया। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो m वेक्टर ऊपर की तरफ मिलेगा। जब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो m वेक्टर ऊपर मिलेगा। अब एक और बात जो है वो मैं चाहता हूं कि m वेक्टर और l वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, तो मैंने l वेक्टर को भी यहीं बना दिया। ये l वेक्टर v वेलोसिटी वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है, ये l वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। तो l वेक्टर वेलोसिटी के साथ भी परपेंडिकुलर, l वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी परपेंडिकुलर, और वेलोसिटी तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होनी ही चाहिए, तब जाके आपका ईएमएफ नॉन जीरो बनेगा। तब जाके आपका ईएमएफ नॉन जीरो बनेगा। अगर इनमें से कोई भी एक अगर पैरेलल हो गया तो आपका ईएमएफ वहीं जीरो हो जाएगा भाई। इनमें से कोई भी एक अगर पैरेलल हो गया, इनमें से कोई भी अगर एक पैरेलल हो गया तो आपका ईएमएफ वहीं के वहीं जीरो हो जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं रही फिर तो। समझ गए बात को? तो ईएमएफ अगर आपको नॉन जीरो चाहिए तो तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, तो ही जाके पॉसिबिलिटीज बनती है। मैंने हर एक पॉसिबिलिटी लिखी है यहां पे, देखो वेलोसिटी और बी परपेंडिकुलर होने चाहिए, तभी इनका क्रॉस प्रोडक्ट आपको नॉन जीरो मिलेगा। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होने चाहिए, तभी इनका क्रॉस प्रोडक्ट आपको नॉन जीरो मिलेगा। तो ये तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, क्योंकि अगर ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए तो m जीरो, अगर m जीरो तो आगे की पूरी कहानी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस यहां पे देखो l वेक्टर पर पैरेलल होना चाहिए m के, l वेक्टर पैरेलल होना चाहिए m के, और m आपका क्या था? परपेंडिकुलर होता है ना भाई। अगर आप बात करो तो m तो परपेंडिकुलर है v वेक्टर और b वेक्टर की भी, वो नहीं हो सकता है, वो क्रॉस प्रोडक्ट की पॉलिसी है ना। सो ये है कहानी क्वेश्चन नंबर 2 की। फटाफट से नोट कर लीजिए, बहुत सही सवाल था, है ना, बहुत सही क्वेश्चन था ये वाला। नन ऑफ दिस इज द फाइनल आंसर, क्योंकि अगर इनमें से, इन तीनों में से कोई भी एक दूसरे के साथ पैरेलल हो गया ना, तो तीनों के तीनों केसेस में आपका ईएमएफ जो आपको मिलेगा इंड्यूस्ड वाला, वो जीरो हो जाएगा। तो तीनों के तीनों केसेस में ईएमएफ इंड्यूस जीरो होता है, तो भाई ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होने चाहिए, हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। यानी कि लेंथ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो ही आपको नॉन जीरो ईएमएफ मिलेगा, अदरवाइज आपको जीरो ईएमएफ मिलेगा। फिर नोट कर लो फटाफट से, नोट कर लो फटाफट से। कर लिया नोट? इसको भी नोट करो, ये भी कर लिया नोट? पक्का? चलिए भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। और नोट करने के लिए वीडियो पॉज कर लिया करो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट कर लो, बाकी ज्यादा बेटर रहेगा अगर खुद अपने हाथों से लिख रहे हो तो चीजें याद रहती है। ठीक है, तुमने वो ऐड सुनी है, द मोर यू राइट द मोर यू लर्न, ये वो वाली बात है। ठीक है, तो जितना तुम लिखोगे उतनी चीजें याद रहेगी, खुद से लिखोगे तो खुद से ज्यादा चीजें याद रहेगी, और लास्ट मोमेंट पे तुम भूलोगे नहीं फिर चीजों को। वेल कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? अ कंडक्टिंग लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड। एक कंडक्टिंग लूप है जिसको आपने रखा है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द लूप इफ। अब इस लूप के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है अगर इसको ट्रांसलेटरी मोशन प्रोवाइड करें। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब सीधा सीधा मोशन प्रोवाइड कराओ। अगर आप इसको रोटेट करो एक्सिस के अबाउट, अगर आप इसको रोटेट करो डायमीटर के अबाउट, या फिर आप इसको डिफॉर्म कर दो, डिफॉर्म मतलब इसका एरिया चेंज कर दो, तो सोचो जरा इनमें से कौन सी केसेस पॉसिबल हो सकती है कंडक्टिंग लूप को अगर आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो। तो वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, देखो क्या आंसर आता है। कर लिया ट्राई? चलिए क्या बोलोगे फिर? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना लीजिए सर फटाफट से। तो ये रहा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा एक लूप। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा एक लूप।
लग दिया? बहुत बढ़िया। आपने बस रखा है, ये नहीं बोला है कि आपने कुछ और किया इसके साथ। तो अब बोलते हैं कि इस लूप के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है। हाँ हो सकता है, बट उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। इस लूप के अंदर आपको ईएमएफ इंड्यूस करवाना है, तो इसके लिए क्या क्या कर सकते हो? पहली चीज, मैं इसको ट्रांसलेटरी मोशन प्रोवाइड करा दूं। पर क्या फायदा सर, क्या फायदा? मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, फैली हुई है हर जगह। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, हर जगह फैली हुई है। कितना मोशन करवा लोगे इसको? कहां तक ले जाओगे मोशन करवा के? अगर मैग्नेटिक फील्ड ही यूनिफॉर्म है और कभी भी चेंज नहीं होगी, तो फ्लक्स कैसे चेंज हो सकता है? तो यहां पे पहला पॉइंट लिख लेना कि अगर मैग्नेटिक फील्ड आपका कांस्टेंट है, तो यहां पे पॉसिबिलिटीज है कि फ्लक्स भी आपका कांस्टेंट हो जाए। क्योंकि देखो यार, बात यह है ना कि आपने एरिया तो बदला नहीं, आप तो सिर्फ सीधा सीधा मोशन करवा रहे थे वी वेलोसिटी से। बी कांस्टेंट है, फाई कांस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज एरिया अभी आपने चेंज नहीं किया, एरिया भी कांस्टेंट रखा है ना? एरिया कांस्टेंट है, एरिया को चेंज नहीं किया। फाई कांस्टेंट हो गया, तो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो होता है डी फाई बाई डी टी। अब तुम खुद समझदार हो कि अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो ये तो जीरो मिल जाएगा। तो मतलब ट्रांसलेटरी मोशन कराने से कोई फायदा नहीं है ना, तो इसको तो काट दो। इसको इसके एक्सेस के अबाउट रोटेट करो, इसको इसके एक्सेस के अबाउट रोटेट करो। तो इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन ये रहा, ये देखो, ये रहा एक्सेस, ये एक्सेस बाहर की तरफ आ रहा है। अब इसके अबाउट ऐसे रोटेट करके देखो, फिर इसका एक डायमीटर पकड़ लो, डायमीटर के अबाउट इसको रोटेट करके देखो, डायमीटर के अबाउट ऐसे रोटेट होगा, या फिर इसको डिफॉर्म कर दो। क्या पॉसिबिलिटी होती है पहला मैंने बता दिया, आगे का खुद से ट्राई करो। दिमाग लगाओ, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, देखो क्या आंसर आता है। चलिए भाई, दिमाग लगाया कुछ, क्या होगा? देखो यार, अगर इसकी एक्सिस ये बाहर की तरफ आ रही है, तो सपोज करो ये रहा हमारे पास इसका एक्सिस। अब इसको ऐसे घुमाते रहो, घूम रहा है, बस ऐसे घूम रही है विथ सम एंगुलर स्पीड ओमेगा, मान लो कोई भी हो। ठीक है, ऐसे घूम रही है। जब ये ऐसे घूमेगा तो मुझे बताना जरा, क्या मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंजेस आएंगे? इसके ऐसे घूमने से कोई मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ सकता है क्या? अभी अंदर से 6 लाइनें पास हो रही थी। अभी इस कॉइल में से 1 2 3 4 5 6 फील्ड लाइन पास हो रही थी। ऐसे घूमता रहेगा तो फ्लक्स में कोई चेंज ही नहीं होगा ना। अरे हां, समझे बात को? अभी एक ही जगह पे रह के घूम रहा है। अरे डिस्क थोड़ी है, ये कॉइल है। डिस्क होता तो बात अलग थी। अब ऐसे फील्ड जा रही है, ये देखो यहां से घूम रही है, फील्ड तो अपने मस्ती से जा रही है अभी भी अंदर। फील्ड में कोई कटिंग नहीं हो रही, फ्लक्स में कोई कटिंग नहीं हो रही, तो यहां पे कुछ होगा क्या? इफ कॉइल इज रोटेटेड, अबाउट इट्स एक्सिस, then also flux will be constant, क्योंकि यहां पे B अभी भी constant है। फ्लक्स अभी भी कांस्टेंट है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा उसको। जितनी फील्ड लाइन पहले थी आज भी उतनी फील्ड लाइन है। तो कुछ चेंज हुआ क्या फील्ड में? फील्ड में कोई चेंज नहीं हुआ। तो फ्लक्स में कोई चेंज हुआ? फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हुआ। तो फ्लक्स आपका कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट फ्लक्स के लिए अगेन द इंड्यूस ईएमएफ विल बी जीरो। कांस्टेंट फ्लक्स के लिए जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो यहां पे भी जीरो हो जाएगा। अगर आप इसको डायमीटर के अबाउट रोटेट करते हो, तो डायमीटर कहां है हमारा? सर ये रहा डायमीटर। डायमीटर के अबाउट रोटेट करके देख लेते हैं इसको। ये रहा डायमीटर। डायमीटर के अबाउट रोटेट करना मतलब ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, समझो? ये ऐसे बाहर आ गया, ये इसका डायमीटर जा रहा है, ये ऐसे घूम रहा है। समझ आइए, ये कॉइल है, मान लो मेरा हाथ कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, मेरा हाथ ऐसे घूम रहा है, 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 घूम रहा है। अरे सर क्या बात है, पहले फील्ड ऐसे थी परपेंडिकुलर, जैसे घूमा पैरेलल होगी और फिर से घूम के परपेंडिकुलर, फिर से नीचे की तरफ ऐसे घूमेगा पैरेलल, फिर से इधर घूमेगा परपेंडिकुलर, फिर से इधर घूमा पैरेलल। क्या बात है, जैसे ये ऐसे घूमेगा, जैसे ये ऐसे था कॉइल, कॉइल ऐसा था, ऐसे घूमने लगेगा तो ये फील्ड को कट करेगा। हां, तो अगर डायमीटर के अबाउट रोटेट करोगे, इफ कॉइल इज रोटेटेड, if coil is rotated about its diameter,
अबाउट इट्स डायामीटर, तो पॉसिबिलिटी है कि हाँ यहां पे फ्लक्स में चेंज होगा, तो यहां पे फ्लक्स आपका कैसा हो जाएगा, वेरिएबल, और वेरिएबल फ्लक्स के लिए ही तो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होता था। तो यहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो जीरो नहीं होगा, नॉट जीरो, तो बिल्कुल यहां पे हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है। चौथा ऑप्शन बोलता है अगर आपने कॉइल को डिफॉर्म कर दिया, पहले कॉइल ऐसा था, अभी मान लो इसको डिफॉर्म करके मैंने ऐसा ऐसा बना दिया, तो पहले कितनी फील्ड लाइन निकल रही थी, 6 फील्ड लाइन निकल रही थी, अभी 2 ही निकल रही है। तो अगर आप एरिया चेंज कर देते हो तो भी यहां पे फ्लक्स चेंज होता है, बिकॉज फ्लक्स इक्वल्स टू बी इनटू ए। अगर आपने इसको डिफॉर्म किया मतलब आपने एरिया को चेंज कर दिया, अगर आपने इसको डिफॉर्म किया मतलब आपने एरिया को चेंज कर दिया। एरिया को चेंज करने से क्या हुआ, आपका फ्लक्स चेंज हो जाएगा, एंड इन दैट केस द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल नॉट बी जीरो, तो यहां पे ई नॉट जीरो होगा। सो बिल्कुल डी ऑप्शन भी बिल्कुल सही रहेगा कि यहां पे फ्लक्स इंड्यूस हो सकता है, सॉरी ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है। तो ईएमएफ कब कब इंड्यूस होगा, जब आप इसको रोटेट करेंगे अबाउट द डायमीटर, क्योंकि डायमीटर के अबाउट रोटेट करने से क्या हुआ, फील्ड में चेंजेस आए, समझ लो ना, जो थीटा था, फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे फ्लक्स चेंज क्यों हुआ यहाँ पे, बिकॉज थीटा चेंज हो रहा था। पहले देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, फिर पैरेलल, फिर परपेंडिकुलर, है ना। तो अगर ऐसे था तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ऐसे हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, यहाँ पे फ्लक्स की कटिंग हो रही है यहाँ पे। इन दैट केस देयर विल बी सम ईएमएफ इंड्यूस हियर, तो ईएमएफ इंड्यूस नॉट जीरो, और वहां पे अगर आपने एरिया को चेंज किया फिर से फ्लक्स चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास पार्ट वहां पे भी क्या रहेगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। बाकी रोटेट करते हैं अबाउट इट्स एक्सिस, तो यहाँ पे ईएमएफ जो है वो इंड्यूस नहीं होता, बिकॉज फ्लक्स आपका कांस्टेंट रह जाता वहां पे, ठीक है। तो ये कहानी है क्वेश्चन नंबर 3 की, उम्मीद करता हूं समझ आ रही होगी, फटाफट से नोट कर लो जल्दी से, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या है, कर लिया वाला पार्ट नोट, चलिए जी बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, अ मेटल शीट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल। एक मेटल की शीट है जिसको आपने प्लेस कर रखा है इन फ्रंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल, अ फोर्स इज नीडेड, एक फोर्स की रिक्वायरमेंट है। पहला ऑप्शन बोलता है होल्ड द शीट देयर इफ द मेटल इज मैग्नेटिक, अगर वो जो मेटेलिक शीट है, देखो पहली बात उसने बोला मेटेलिक शीट मतलब कंडक्टर है, ऊपर से अगर वो मैग्नेटिक भी है तो उसको होल्ड करने के लिए आपको एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन बोलता है शीट को होल्ड करने की एक फोर्स की जरूरत है अगर शीट नॉन मैग्नेटिक है। तीसरा ऑप्शन बोलता है कि शीट को दूर ले जाने के लिए आपको एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। शीट को अगर आप मूव करते हैं अवे फ्रॉम द पोल विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो आपको एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी सच दैट शीट इज मेटेलिक, सॉरी मैग्नेटिक, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन बोलता है कि आप शीट को दूर लेके जा रहे हो विद द कांस्टेंट वेलोसिटी और शीट नॉन मैग्नेटिक है तो भी क्या फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो इनमें हमसे बोला गया एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत कब कब पड़ सकती है। तो ये 4 ऑप्शन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा सोचना है। मेटेलिक शीट है, कंडक्टर है, और जब कभी भी कंडक्टर यहां पे मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो कुछ ना कुछ इंड्यूस जरूर होगा। मेटेलिक वाली बात है यहां पे, ठीक है। मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक से इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, बट यस मेटेलिक मैटर करता है। तो एक बात देखो जरा क्या आंसर आता है आपका इसका, लगाया दिमाग, कर लिया सॉल्व, आ जाओ मैं सॉल्व कराने के लिए। चलिए भाई, तो भाई अगर यहां पे एक पोल रख दिया, वैसे तो हम जानते हैं आइसोलेटेड पोल होता नहीं है, लेकिन अगर यहां पे मैंने एक पोल रख दिया तो इसका एक फील्ड होगा। जी हां बिल्कुल, अगर मैंने यहां पे एक पोल रखा तो इसका कोई फील्ड होगा। इसके आगे अगर मैंने एक मेटेलिक शीट रख दी तो मेटेलिक शीट जो है मैग्नेटिक है, अगर वो मैग्नेटिक है तो इसका भी कोई फील्ड होगा, है ना। इस मेटेलिक शीट का भी कोई फील्ड होगा क्योंकि मैग्नेटिक है ये। तो अगर इसको नॉर्थ पोल के पास रखा है तो डेफिनेटली सी बात है इसका भी मैग्नेटिक शीट है, कुछ ना कुछ तो होना ही है, या तो इसके पास चिपक जाएगी या इससे दूर भागेगी। शीट मेटेलिक है, कंडक्टर है, पहली बात तो क्लियर है। मेटल की शीट है, कंडक्टर है, पहली बात क्लियर हो गई। अब दूसरी पिक्चर आके डिपेंड करती है कि वो मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक है। अगर वो मैग्नेटिक है, तो ये नॉर्थ पोल के कारण या तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी या फिर इसकी से दूर रिपेल होगी, या तो वो अट्रैक्ट होगी या फिर वो रिपेल होगी, क्योंकि मैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं वो पोल से या तो अट्रैक्ट होते हैं या फिर उसकी तरफ उससे रिपेल होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन है।
तो अगर ये शीट मैग्नेटिक है तो डेफिनेटली बात है वो इससे अट्रैक्ट हो रही होगी, और रिपल्शन भी तो तभी होता है ना जब सेम पोल्स होंगे। हमें तो नहीं पता सेम पोल है कि नहीं है वहां पे उसके, तो मैं दोनों केसेस ले रहा हूं। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम वो अट्रैक्शन वाला पार्ट ही है, क्योंकि मेटेलिक शीट है, मैग्नेटिक है, तो मैग्नेटिक वाली चीजें अट्रैक्ट ही होती है पोल की तरफ। रिपल्शन वाला केस सेम पोल्स में होता है बेसिकली, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, अगर ये शीट मैग्नेटिक है तो वो अट्रैक्ट होगी टुवर्ड्स द मैग्नेट, टुवर्ड्स द पोल। तो उस केस में इसको होल्ड करने के लिए, इसको पकड़ के रखने के लिए आपको एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है। अगर आपने इसको पकड़ा नहीं तो वो पोल के पास भाग जाएगा, ठीक है। अगर ये शीट आपकी मैग्नेटिक है तो इस शीट को पोल के पास ना जाने के लिए आपको इसको रोकना पड़ेगा, आपको इसको होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको एक फोर्स की रिक्वायरमेंट है टू होल्ड द शीट इफ द मेटेलिक शीट इज मैग्नेटिक। अगर वो मैग्नेटिक है तो आपको इसको होल्ड करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तो ये मैग्नेटिक शीट जो है वो पोल के पास भाग जाएगी। तो जी बिल्कुल, आपको शीट को होल्ड करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट है। अगर ये नॉन मैग्नेटिक है तो ऐसी कुछ सिनेरियो नहीं होने वाले। नॉन मैग्नेटिक को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो भाई नॉन मैग्नेटिक है तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, यहां पे कुछ भी नहीं है, तो नॉन मैग्नेटिक तो बढ़िया अपना पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो नॉन मैग्नेटिक के साथ ऐसी चीजें नहीं होती है, क्योंकि उसके ऊपर कोई ऐसा फोर्स नहीं लग रहा है। वो मैग्नेटिक थी इसलिए उसके ऊपर फोर्स लगा, नॉन मैग्नेटिक के साथ ये सब नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन बोलता है कि अगर आप शीट को पोल से दूर ले जाते हो विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी आपको। चलो भाई देखते हैं क्या होता है। हम जानते हैं कि जब कभी भी आप मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को मूव कराते हो तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। सो यहां पे भी वही सिनेरियो लेने जा रहा हूं। ये पोल है, पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। मान लीजिए नॉर्थ पोल था तो उसकी वजह से फील्ड बना, ठीक है। ये पोल की वजह से फील्ड बन गया। ये कोई मेटेलिक शीट मेरे पास, ठीक है। अगर ये शीट मैग्नेटिक है, पहली बात तो शीट मेटल की है, हां जी मेटल की शीट है। अब क्या होता है कि अगर ये शीट मैग्नेटिक होती तो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती। अगर ये शीट नॉन मैग्नेटिक है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हो क्या रहा है बेसिकली कि आप इस शीट को दूर ले जाना चाहते हो। तो पॉइंट क्या आ रहा है कि जब भी मैं इस शीट को दूर ले जाऊंगा तो यहां पे एडी करंट इंड्यूस हो जाएंगे। किसी भी मेटेलिक शीट के सरफेस पे क्या आते हैं, एडी करंट आता है। तो अगर मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवा रहा हूं, क्योंकि इस पोल का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यहां पे भी इस पोल का भी मैग्नेटिक फील्ड यहां पे तक आएगा भाई। इस पोल का मैग्नेटिक फील्ड यहां पे आ रहा है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं शीट को मूव कराऊंगा तो इसके अंदर एडी करंट इंड्यूस हो जाएंगे। वो एडी करंट क्या करेंगे बेसिकली, इसके जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो एडी करंट बन रहा है, जिसकी वजह से वो एडी करंट बन रहा है, उसका अपोज करेंगे। यानी कि अगर मैं इस शीट को मूव कराता हूं, जैसे कि मान लीजिए क्या बोला है, मूव अवे है ना, व्हेन द शीट इज मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल, ठीक है। शीट को अगर मैं पोल से दूर लेके जाऊं तो शीट में क्या होंगे, एडी करंट इंड्यूस हो जाएंगे। एडी करंट ऐसे स्पाइरल वे में बनते हैं, वैसे बेसिकली तुम्हें पता होगा है ना। तो यहां पे एडी करंट इंड्यूस हो जाएंगे। अब ये एडी करंट क्या करेंगे बेसिकली, अपोज करेंगे शीट के मोशन का। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एडी करंट जब इंड्यूस होता है तो वो अपोज करता है उसके कॉज का, जिसकी वजह से वो बन रहे हैं। तो बेसिकली ये जो एडी करंट होंगे वो क्या करेंगे, अपोज करेंगे उसके कॉज का, जिसके कारण वो बन रहे हैं। यहां पे ये एडी करंट क्यों बना, क्योंकि शीट को आप दूर लेके जा रहे थे। तो यहां पे वो शीट के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे, एक और फोर्स यहां पे इंड्यूस करवा देंगे। कैसे इंड्यूस होगा वो, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। वो एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करा देते एक्स्ट्रा वाला। क्या करेंगे वो लोग, एक एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करवा देंगे, जिसके कारण आपके मेटल शीट जो है उसके ऊपर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा। आप तो शीट को दूर लेके जा रहे थे, लेकिन ये जो एडी करंट यहां पे इंड्यूस हुए हैं, जो एडी करंट यहां पे इंड्यूस हुए हैं, वो क्या चाहते हैं कि वो दूर ना जाए, इसलिए वो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा देते हैं। वो क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स इंड्यूस करवा देंगे। एक्चुअली वो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करवाते हैं, जिसके कारण ये फोर्स होता है। तो अब क्या होगा, अब ये शीट मूव कर पाएगी क्या आगे की तरफ, नहीं ना। तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट है यहां पे, जिससे कि आप शीट को एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवा सके।
अब ये जो एडी करंट की कहानी है ना, जो एडी करंट की कहानी है ना, वो मेटल्स में चलती है। मेटल की शीट है तो एडी करंट आएगा। अब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो शीट मैग्नेटिक है या फिर नॉन मैग्नेटिक है। एडी करंट को फर्क पड़ता है सिर्फ मेटल की शीट से। इफ द शीट इज मेटेलिक तो काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहां पे वो मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक है, वो तो सब में ही बनेगा। समझ लो बात को। तो बेसिकली पिक्चर क्या आ रही है यहां पे करंट इंड्यूस हो रहा है। देखो और भी कुछ लॉजिक होते हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं एडी करंट आया, कुछ लोग बोलते हैं एडी करंट आया। एडी करंट आने की वजह से थर्मल एनर्जी आती है। थर्मल एनर्जी मतलब यहां पे क्यों आ रही है, क्योंकि इसके काइनेटिक एनर्जी की वजह से। अब बाहर लेके जा रहे थे v वेलोसिटी से, ये बाहर मूव कर रहा था v वेलोसिटी से, तो क्या हुआ, इसके अंदर थर्मल एनर्जी जनरेट होने लगी। वो कहां से आती है थर्मल एनर्जी, उसके काइनेटिक एनर्जी से। तो जैसे जैसे थर्मल एनर्जी बढ़ेगी उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, इसलिए वो धीरे धीरे रुक जाएगा। इसलिए आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। दो लॉजिक लगते हैं। पहला लॉजिक आप ये भी बोल सकते हो कि यहां पे करंट इंड्यूस हुआ, इंड्यूस करंट ने उसके जो कॉज था उसको अपोज किया। अब ये करंट इंड्यूस क्यों हुआ, क्योंकि मेटल की शीट दूर जा रही थी, मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रही थी। मैग्नेटिक फील्ड पोल की वजह से आया, पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया, उसमें आपने शीट को मूव कराया। तो शीट के मूव करने से क्या हो रहा है, यहां पे करंट इंड्यूस हो रहा है। वो इंड्यूस करंट क्या करता है, उसके जो कॉज है उसको अपोज करता है। यहां पे करंट इंड्यूस क्यों, शीट के मोशन की वजह से। तो जो इंड्यूस करंट है वो इसके ऊपर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा देगा, और इन शॉर्ट बोलूं तो वो इसको रोकेगा आगे जाने से, वो शीट को रोकेगा आगे जाने से। इसीलिए आपको एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है जो कि आप इस शीट के ऊपर लगाओगे, जिससे कि आप इसको बाहर मूव करा पाओ विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक बोलता है कि भाई यहां पे एडी करंट बनते हैं, एडी करंट की वजह से थर्मल एनर्जी आती है, तुम्हें तो पता ही है हीट वगैरह आ जाएगी। तो जब थर्मल एनर्जी आएगी तो वो कहां से आ रही है, सर जी ये मोशन कर रहा था, v वेलोसिटी से चल रहा था, इसके पास थी काइनेटिक एनर्जी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी खा खा के इसके पास आ रही है थर्मल एनर्जी, और जैसे जैसे थर्मल एनर्जी बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी घटेगी, मतलब ये शीट धीरे धीरे रुकना शुरू हो जाएगी। ये शीट धीरे धीरे रुकना शुरू हो जाएगी, बिकॉज यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है डिक्रीज, क्योंकि एडी करंट के कारण इसके अंदर थर्मल एनर्जी आ रही है। समझ तो ना बात को। तो वो वाली लॉजिक है। तो तुम चाहो तो किसी से भी डिफाइन करो, एडी करंट है बेसिकली यहां पे इंड्यूस हो रहे हैं और वो एक इंड्यूस्ड फील्ड बनाते हैं। अब ये पॉइंट आ रहा होगा ना कि यहां पे फोर्स क्यों बन रहा है सर, फोर्स किसकी वजह से आया, तो ये फोर्स आया इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो यहां पे इस शीट को जब आप आगे के आप मूव करवा रहे थे अवे फ्रॉम द पोल, तो बेसिकली वो पोल के मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही थी, बेसिकली वो पोल के मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही थी। और जब ये शीट पोल के मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है, इन दैट केस यहां पे करंट इंड्यूस हो जाता है, और ये इंड्यूस करंट इसके मोशन का अपोज करता है। तो इसके मोशन को कंटिन्यू करने के लिए आपको एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो आप इसके ऊपर लगाओगे, जिससे कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। समझ आ गई बातें, क्लियर है सभी को। तो इसको नोट कर लीजिए। तो सुनो, यहां पे सी सही होगा, इवन डी भी सही होगा। क्यों, क्योंकि देखो मैंने बोला ना, जो करंट यहां पे इंड्यूस हो रहा है उसको मेटल से मतलब है। अगर शीट मेटेलिक है तो बढ़िया। अब ये केस दोनों के लिए एप्लीकेबल है, मैग्नेटिक एज वेल एज नॉन मैग्नेटिक। ये जो केस है ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक, दोनों के लिए ही ये काम करेगा। मैग्नेटिक के लिए भी काम करेगा एंड नॉन मैग्नेटिक के लिए भी ये चीज काम करेगा। सो दोनों के लिए ये चीज वैलिड है, तो दोनों के लिए आप डिफाइन कर सकते हो। तो यहां पे सी और डी ऑप्शन दोनों करेक्ट हो जाएंगे फिर, ठीक है। सो ये वाला डायग्राम तो क्या ही बनाओगे, यहीं से बनाना शुरू करो, फिर आगे बढ़ते जाओ। और ये काइनेटिक एनर्जी वाली कहानी अगर तुम्हें लिखनी है तो लिख सकते हो, बाकी ऐसा कोई जरूरी वाली बात नहीं है, ठीक है। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा जो कि इसको पीछे जाने से रोकेगा, इसलिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट है जो कि इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवा पाए। कर लिया नोट, बढ़े आगे। चलिए भाई, ये है कहानी क्वेश्चन नंबर 4 की। उम्मीद कर रहा हूं समझ आ रही होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्या बोलते हैं हमारा क्वेश्चन 5? अ कांस्टेंट करंट I is maintained in a solenoid. Which of the following quantities will increase if an iron rod is inserted in the solenoid along its axis? तो बोला एक कांस्टेंट करंट है I जो कि मेंटेन कर रखा है किसी सोलेनॉइड में, तो इनमें से कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जो कि इंक्रीज होगी अगर एक आयरन के रॉड को इंसर्ट कर दिया जाए सोलेनॉइड में अलोंग द एक्सिस। तो दिमाग लगाओ जरा, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, देखो क्या आंसर आता है।
कर लिया ट्राई आप लोगों ने? मैं आ जाऊं सॉल्व कराने के लिए? चलिए भाई मेरी बारी। सो एक सॉलिनॉइड के अंदर एक आयरन का कोर डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। ये सॉलिनॉइड के अंदर मैंने एक आयरन की रॉड अलोंग द एक्सिस इंसर्ट कर दी है। सो दिस इज योर आयरन रॉड विच इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द सॉलिनॉइड। अब बात ये आ रही है कि भाई क्या होगा, अब बात ये आ रही है कि क्या क्या इंक्रीज हो सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, क्या वो इंक्रीज होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सोलेनॉइड, क्या वो इंक्रीज होगा? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड, क्या वो इंक्रीज होगा? या फिर रेट ऑफ जूल हीटिंग, ये इंक्रीज हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं सेंटर पे, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कम्स आउट बी म्यू नॉट एन आई। ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल था जब कोई आयरन का रॉड नहीं था, मतलब इनिशियली ये चीज वैलिड थी। फाइनली अब क्या हो रहा है, यहां पे आपने आयरन का रॉड डाल दिया है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सेंटर पे, इट विल बी अ बी डैश, इट इज गिवन बाय म्यू एन आई। अब ये म्यू नॉट नहीं रहा, अब वो म्यू बन गया है। म्यू किसका? आयरन का, बिकॉज आयरन इंसर्ट किया आपने, और तुम्हें पता है कि आयरन की जो परमिबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है जो आयरन के लिए परमिबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द वैक्यूम और एयर वाली पार्ट से। तो अगर इनकी परमिबिलिटी, आयरन की परमिबिलिटी ज्यादा है, तो डेफिनेटली सी बात है जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे बनेगा वो भी ज्यादा है। करंट के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, नंबर ऑफ टर्न्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि बी सेंटर डैश, यानी कि आयरन रॉड इंसर्ट करने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू द मैग्नेटिक फील्ड जो कि पहले था। सो क्या मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है? जी हां, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल इंक्रीज। करंट के साथ कुछ नहीं किया हम लोगों ने, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के साथ कुछ नहीं किया हम लोगों ने। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के साथ जो फ्लक्स होगा, सोलेनॉइड के अलोंग जो फ्लक्स जा रहा था, इट इज गिवन बाय बी इनटू ए, है ना। द फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनॉइड इज गिवन बाय बी इनटू ए। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू अगर बात करें तो फाई डैश इक्वल्स टू बी डैश इनटू ए। तो तुम खुद ही समझदार हो, बता दो मुझे कि बी डैश बड़ा है बी से, तो फाई डैश भी बड़ा होगा फाई से। तो क्या फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा है? अरे हाँ ना, फ्लक्स भी तो इंक्रीज हो गया, तो फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है वो फर्दर अगेन डिपेंड करता है परमिबिलिटी पे। तो दो तरीके हैं इसको भी डिफाइन करने के, या तो आप सीधा परमिबिलिटी से रिलेशन कर दीजिए या फिर आप सीधा फ्लक्स से रिलेशन कर दीजिए। तो फ्लक्स के साथ जो रिलेशन है वो तो तुम्हें पता ही है, दैट L इक्वल्स टू N फाई अपॉन I। करंट के साथ कुछ नहीं किया, फ्लक्स चेंज किया, तो L डैश इक्वल्स टू N फाई डैश अपॉन I। तुम्हें पता है फाई डैश ग्रेटर देन फाई है, सो L डैश भी ग्रेटर होगा L से, यानी कि जो सेल्फ इंडक्टेंस था वो भी इंक्रीज हो जाएगा। सेल्फ इंडक्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है, बहुत बढ़िया। रेट ऑफ जूल हीटिंग, रेट ऑफ जूल हीटिंग क्या होता है बोलो तो? पावर I स्क्वायर इंटू आर, सही है। रेट ऑफ जूल हीटिंग इज पावर, या जूल हीट जो होती है वो I स्क्वायर आर टी होता है। सो H बाई टी इज इक्वल्स टू I स्क्वायर आर। ना तो करंट चेंज किया है, ना कॉइल के साथ कोई छेड़खानी की आपने, बस आयरन इंसर्ट किया है। तो यहां पे इसका कोई बदलाव होगा क्या? नहीं होगा। बोलो, क्या कॉइल के साथ कोई छेड़खानी की तुम लोगों ने? कॉइल के वायर को चेंज किया क्या? नहीं किया, सिर्फ आयरन को इंसर्ट किया है बीच में। तो अगर आयरन को इंसर्ट करने से कुछ चेंजेस होते हैं वो सब हम कर चुके हैं, इस पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। ये जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है कि भाई वो जो कॉइल है वो किस मटेरियल से बनी है, कॉइल का लेंथ कितना है, कॉइल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है। आपने किसी के साथ कुछ छेड़खानी की? नहीं की सर, हमने तो बस आयरन की रॉड इंसर्ट कर दी थी बीच में। तो ये फिक्स है, तो इस पे कोई चेंजेस नहीं होंगे। जो भी चेंजेस होने हैं ए बी सी पे होंगे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ जूल हीटिंग, यानी कि जो यहाँ पे जूल हीटिंग है, जो हीट हो रहा था वो उस पर सर फर्क नहीं पड़ेगा इसका कोई। ठीक है, समझ गए ना बात को? क्लियर चल रही है कहानी? तो एक बार फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट पे। पहले इसको नोट कर लो। कर लिए नोट? पक्का? फिर इसको भी नोट कर लो।
कर लिया भी नोट? यहां लिख लेना नो इफेक्ट, इस पे लिख लेना कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये नो इफेक्ट वाली कहानी, ठीक है। चलिए भी बहुत बढ़िया, शाबाश। सो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या बोलता है, आओ देखें। According to the question number 6, two solenoid have identical geometrical construction, but one is made of thick wire and the other of thin wire. एक तो मोटे वायर की बनी है, एक पतले वायर की बनी है सोलेनॉइड। Which of the following quantities are different for the two solenoids? इनमें से कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटीज है जो कि अलग होगी दोनों सोलेनॉइड्स के लिए? सेल्फ इंडक्टेंस, सेकंड पार्ट बोलता है रेट ऑफ जूल हीटिंग if same current goes through them, थर्ड ऑप्शन बोलता है मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी if the same current goes through them, फोर्थ ऑप्शन बोलता है टाइम कांस्टेंट if one solenoid is connected to one battery and the other is connected to another battery। तो भाई दो सोलेनॉइड है जिनका सेम आइडेंटिकल कंस्ट्रक्शन है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, लेंथ, एरिया सब सेम है, बस एक कॉइल को आपने मोटे वायर से बनाया है, एक कॉइल को आपने पतले वायर से बनाया है। तो इनमें से कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जो कि सेम रहेगी और कौन सी क्वांटिटीज है जो कि डिफरेंट वाली बतानी है आपको। तो जल्दी से दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज करो, देखो क्या आंसर आता है। कर लिया ट्राई? आ जाऊं मैं? चलिए भाई बहुत बढ़िया। सो यार देखो, सबसे पहली चीज जो हमने डिफाइन किया है, एक वो है थिक वायर वाली बातें और एक है थिन वायर वाली बातें। थिक वायर जो होती है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द थिन वायर। मोटी वायर जो होती है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा ना यार, एज कंपेयर टू द पतली वाली वायर से। तो एक है थिक वायर, एक है थिन वायर, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया एक का ज्यादा है। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है रो एल बाय ए, वेयर रो इज द मटीरियल, एल इज द लेंथ एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो थिक वायर है उसका रेजिस्टेंस कम होगा एज कंपेयर टू द थिन वायर, सही है। मोटी वायर लोगे तो उसका रेजिस्टेंस कम रहेगा, ठीक है। तो भाई रेजिस्टेंस जो है थिक वायर का कम होगा एज कंपेयर टू द थिन वायर। ये बहुत काम की चीज मिल गई हम लोगों को। पहला ऑप्शन अब ध्यान से देखना क्या बोलता है, सेल्फ इंडक्टेंस। अभी इधर आ जाओ, अभी इधर आ जाओ, सेल्फ इंडक्टेंस पे आ जाओ। सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? एल किन चीजों पे डिपेंड करता है? एल किन चीजों पे डिपेंड करता है सर? ये डिपेंड करेगा म्यू नॉट पे, जो परमिएबिलिटी होती है उस पे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। एरिया किसका? सोलेनॉइड का। वो वायर के लिए बातें कर रहा हूं मैं सिर्फ, ये एरिया ऑफ सोलेनॉइड, एरिया ऑफ सोलेनॉइड, हाँ ये ढंग से लिख लेना। तो जो आपका सेल्फ इंडक्टेंस होता है किन चीजों पे डिपेंड करता है? परमिएबिलिटी पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करता है और सोलेनॉइड का कितना एरिया है। एक सोलेनॉइड होगा जिसका एरिया ज्यादा होता है, एक सोलेनॉइड ऐसा होगा जिसका एरिया कम होगा, है ना। तो इन चीजों पे डिपेंड करता है। ये वायर के लिए अलग से बात की थी। वायर को देखोगे, एक मोटी वायर है, एक पतली वायर है, तो मोटी वायर का रेजिस्टेंस कम होता है। तो यार देखो, सेल्फ इंडक्टेंस को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। उसने बोला मेरे को फर्क पड़ता है परमिएबिलिटी से, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ से और एरिया ऑफ सोलेनॉइड से। पर क्योंकि आपने दोनों सोलेनॉइड को आइडेंटिकल बनाया है, तो आइडेंटिकल के लिए नंबर ऑफ टर्न्स सेम रहेंगे, एरिया सेम रहेगा, म्यू नॉट सेम रहेगा। तो ये तो डिफरेंट नहीं होने वाला, ये तो सेम रहेगा दोनों सोलेनॉइड के लिए। रेट ऑफ जूल हीटिंग इफ सेम करंट गोज थ्रू इट, रेट ऑफ जूल हीटिंग भैया कितना होता है? H/T इज इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R। रेट ऑफ जूल हीटिंग कितना होता है? I स्क्वायर इंटू R। करंट बोला है सेम जा रहा है, तो जो जूल हीटिंग का जो रेट है वो प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। सो H/T इज प्रोपोर्शनल टू R। सो यहां पे H/T यानी कि रेट ऑफ जूल हीटिंग फॉर द थिक वायर इज लेस देन रेट ऑफ जूल हीटिंग फॉर द थिन वायर। बहुत बढ़िया। तो बेसिकली क्या बोला? थिक वायर के लिए जो रेट ऑफ जूल हीटिंग है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द थिन वायर। मतलब जो मोटी वाली वायर है उसमें हीट कम बनेगा, जो पतली वाली वायर है उसमें ज्यादा हीट बनेगा। तो ये दोनों के लिए डिफरेंट रहेगा, क्योंकि करंट सेम जा रहा है तो रेजिस्टेंस पे पिक्चर डिपेंड करती है। थिक वायर का रेजिस्टेंस कम है तो उसमें हीट जो डेवलप होगी पर यूनिट टाइम वो कम होगी एज कंपेयर टू द पतली वायर। पतली वायर जल्दी गर्म हो जाएगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इफ द सेम करंट गोज थ्रू इट। मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी की कहानी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी होता है U विच इज गिवन बाय हाफ Li स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी क्या होता है? हाफ Li स्क्वायर।
एल बोले तो सेल्फ इंडक्टेंस जो कि सेम है, और साथ ही साथ बोला गया सेम करंट जा रहा है, साथ ही साथ क्या बोल दिया, सेम करंट जा रहा है। अब जब करंट सेम हो गया, इंडक्टेंस सेम हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी क्या अलग अलग होगी क्या दोनों के लिए? नहीं होगी सर। अब सेम करंट है, सेम इंडक्टेंस है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी किसी भी दोनों सोलेनॉइड के लिए अलग अलग होगी? सेम होगी सर। टाइम कांस्टेंट इफ वन सोलेनॉइड इज कनेक्टेड टू वन बैटरी एंड द अदर इज कनेक्टेड टू अनदर, टाइम कांस्टेंट टाउ जो होता है वो होता है एल बाय आर। टाइम कांस्टेंट टाउ जो होता है वो होता है एल बाय आर। अब इंडक्टेंस तो सेम है लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो यहां से बोल सकता हूं दैट टाइम कांस्टेंट फॉर थिक वायर इज ग्रेटर देन टाइम कांस्टेंट फॉर थिन वायर, अगर दोनों को अलग अलग बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है तो आपने, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो थिक वायर का था वो कम था, तो उसका जो टाउ कांस्टेंट टाइम कांस्टेंट टाउ होगा वो ज्यादा हो जाएगा। तो ये भी दोनों के लिए अलग अलग होंगे, ये भी दोनों के लिए अलग अलग होंगे। तो यहां पे बी और डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा, एक बार नोट कर लो, फिर से समझा दूंगा उसके बाद में। कर लिया नोट आप लोगों ने? समझ आ गई बातें? ठीक है, क्या है कहानी? बहुत सिंपल है ना, तो ये वाली बात। अच्छा देखो, सेल्फ इंडक्टेंस, मैं फिर से एक बार ऑप्शंस को क्लियर कर देता हूं। सेल्फ इंडक्टेंस म्यू नॉट एन और एरिया ऑफ सोलेनॉइड पे डिपेंड करता है, मतलब ये फिक्स है। दो सोलेनॉइड थे, दोनों के लिए परमेबिलिटी सेम है, दोनों का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ सेम है, दोनों का एरिया सेम है, क्योंकि बोला आइडेंटिकल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन मतलब सेम सेम बनाया है दोनों को, बस एक के लिए मोटी वायर यूज कर ली, एक के लिए पतली वायर यूज कर ली। तो मोटी वायर और पतली वायर यूज करने से दिक्कत क्या हुई कि रेजिस्टेंस दोनों के अलग अलग हो गए। मोटी वायर का रेजिस्टेंस कम होता है, पतली वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो भाई इंडक्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो दोनों सोलेनॉइड के लिए इंडक्टेंस तो सेम रहेगा। रेट ऑफ जूल हीटिंग, भाई रेट ऑफ जूल हीटिंग होती है H/T I²R इफ सेम करंट गोज थ्रू देम। सेम करंट जा रहा है दोनों में, हाँ सर सेम करंट जा रहा है, मतलब H/T प्रोपोर्शनल है R के। जो थिक वायर है उसका रेजिस्टेंस कम है, तो मतलब जो रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन है, रेट ऑफ जूल हीटिंग है, वो थिक वायर में कम होगी एज कंपेयर टू द थिन वायर। मतलब जो मोटी वायर है वो कम गर्म होती है, और जो पतली वायर है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो रेट ऑफ जूल हीटिंग दोनों के लिए अलग अलग होगा। तो हमें ये बताना है कौन कौन सी क्वांटिटीज डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट है। मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी जो होती है वो हाफ Li² होती है किसी भी सोलेनॉइड के लिए या फिर किसी भी इंडक्टर के लिए। अगर आप फील्ड एनर्जी की बात करते हैं तो वो कितनी हो जाएगी? हाफ Li²। इंडक्टेंस इन दोनों का सेम है, सेम करंट दोनों में जा रहा है, तो दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी भी सेम हो जाएगी। हमें तो डिफरेंट वाला चाहिए, ये गलत हो गया। टाइम कांस्टेंट इफ वन सोलेनॉइड इज कनेक्टेड टू वन बैटरी एंड अनदर इज कनेक्टेड टू अनदर बैटरी। अगर किसी भी सोलेनॉइड को अगर आप बैटरी से कनेक्ट करते हो तो उसके लिए टाइम कांस्टेंट होता है L/R, एंड यहां पे आप जानते हैं L होता है सेल्फ इंडक्टेंस, R होता है रेजिस्टेंस। LR सर्किट तो पढ़ाई है तुम लोगों ने। LR सर्किट में ऐसी बातें आती है। अब देखो ध्यान से सुनना, क्योंकि अब क्या हुआ, जो L है वो तो सेम हो गया दोनों सोलेनॉइड के लिए, लेकिन R दोनों का अलग अलग था, रेजिस्टेंस अलग अलग था। थिक वायर का रेजिस्टेंस कम था, थिक वायर का जो रेजिस्टेंस था वो कम था थिन वाले से, तो थिक वायर का रेजिस्टेंस कम था, तो थिक वायर का जो टाइम कांस्टेंट था वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द थिन वाली वायर से। ठीक है, तो यह है कहानी फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। नोट तो कर ही लिया तुम लोगों ने, तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखते हैं क्वेश्चन 7 हमसे क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, एन LR सर्किट विद द बैटरी is connected at t equals to 0. Now which of the following quantities is not 0 just after the connection? एक LR सर्किट, देखो LR सर्किट क्या है, जो ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर भी है और रेजिस्टेंस भी है। तो एक LR सर्किट को जब आप बैटरी से कनेक्ट करते हो तो t इक्वल्स टू 0 पे कौन कौन सी क्वांटिटीज 0 नहीं होती जस्ट आफ्टर द कनेक्शन। t इक्वल्स टू 0 पे जैसे आपने बैटरी स्विच को ऑन किया, कौन कौन सी क्वांटिटीज 0 नहीं होती, एक बार खुद से सोच लो, उसके बाद मैं बताऊंगा। फिर सोच लिया आप लोगों ने, सभी ने? मैं आ जाऊं सॉल्व कराने के लिए। चलिए भाई, अगर मैं बात करूं एक LR सर्किट, तो देखो L बोले तो इंडक्टर के लिए होता है ये, और R बोले तो रेजिस्टर के लिए होता है। तो ये रहा हमारा LR सर्किट, बैटरी से कनेक्ट किया, और जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूंगा तो क्या होगा, करंट की वैल्यू राइज होना शुरू करेगी, यानी कि एट t इक्वल्स टू 0 पे मैंने स्विच ऑन किया, मैंने स्विच ऑन कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, करंट अभी यहां पे 0 ही था, धीरे धीरे बढ़ता है, इंडक्टर लगा हुआ है, इंडक्टर हमेशा
सडन चेंज को अपोज करता है। इंडक्टर हमेशा क्या करेगा? सडन चेंज को अपोज करेगा। करंट जैसे स्विच किया ऑन, जैसे आपने स्विच ऑन किया, क्या बोलता है भाई? करंट फटाक से भागने की कोशिश करेगा, लेकिन इंडक्टर उसको रोक लेगा, बोलेगा ना 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 भैया, इतनी जल्दी भी क्या है, जरा हमारे पास भी तो रुको। तो करंट को स्लोली स्लोली इंक्रीज होने देता है। यहां पे करंट का जो ग्रोथ होता है, इट इज गिवन बाई आई इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस का आर टी बाय एल। ये होता है करंट का जो ग्रोथ होता है ना, यहां पे धीरे धीरे होता है। सो करंट का जो ग्रोथ है, इट इज गिवन बाई आई इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल, और एल बाई आर जो होता है वो टाइम कांस्टेंट होता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। ठीक है, टाउ क्या होता है? टाइम कांस्टेंट होता है। पिछले क्वेश्चन में तुमने जान ही लिया टाइम कांस्टेंट के बारे में, एल बाय आर। ठीक है, चलिए भाई, अब जैसे आपने t इक्वल्स टू 0 पे डिफाइन की पिक्चर को, सो t इक्वल्स टू 0 कर दीजिए, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी? बोलो। अरे t इक्वल्स टू 0 पे क्या क्या होगा? एट t इज इक्वल्स टू 0 करंट 0 हो जाएगा। इस इक्वेशन में t इक्वल्स टू 0 जाकर के देखो, तुम्हें करंट 0 मिलेगा। करंट 0 हो गया भाई, बहुत बढ़िया। इसका इंडक्टेंस L है, इसका रेजिस्टेंस R है। सो अगर करंट 0 है तो एनर्जी होती है हाफ एल आई स्क्वायर। जो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है, इट इज इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर। बट t इक्वल्स टू 0 पे करंट 0 था, तो एनर्जी जो है वो भी 0 हो जाएगी। तो भाई साहब, इनमें से कौन सी क्वांटिटी 0 नहीं है? नॉट 0 वाली बतानी है। करंट 0 होता है, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी 0 होती है, तो ये भी नहीं होगा। पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी, भैया बैटरी कितना पावर डिलीवर करती है? पावर जो डिलीवर करेगी, इट इज गिवन बाय बैटरी का वोल्टेज इनटू आई। बैटरी का भी जो भी वोल्टेज होगा इनटू आई। अब यार t इक्वल्स टू 0 पे जब करंट ही 0 हो गया, तो बैटरी क्या पावर सप्लाई करेगी? हाँ करेगी, धीरे धीरे करेगी। उसने तो t इक्वल्स टू 0 पे एकदम ही जैसे ही स्विच ऑन किया तभी पूछ लिया उसने। तो जैसे ही स्विच ऑन किया उसने तभी पूछ लिया। हमने बोला है यार ये गलत है, आपने ये गलत किया। आपने स्विच को क्लोज करने के बाद में, स्विच को ऑन करने के बाद में आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था हम लोगों को, है ना? स्विच को ऑन करने के बाद में आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए था, बिकॉज इंडक्टर जो है वो धीरे धीरे वैल्यू को राइज होने देता है। अब आपने एकदम से स्विच ऑन किया और हमसे एकदम से पूछ लिया। अब एकदम से कैसे बता दें हम लोग? एकदम से तो करंट 0 है, करंट 0 है तो एनर्जी 0 है, एनर्जी 0 है, पावर जो है बैटरी जो सप्लाई कर रहा है वो भी 0 है। हाँ, अगर मुझसे 5 सेकंड्स के बाद पूछते तो मैं कुछ बताता, 10 सेकंड्स के बाद पूछते बताते, अरे 1 सेकंड के बाद भी पूछ लेते तो बता देता। यानी t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे भी अगर आप बातें करते तो मैं सब कुछ डिफाइन करता यहां पे। बट आपने तो t इक्वल्स टू 0 पे पूछ लिया। अरे t इक्वल्स टू 0 पे तो जस्ट अभी बैटरी मैंने ऑन ही करी थी और आपने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिए। कैसे बताऊंगा मैं फिर आंसर, है ना? सो t इक्वल्स टू 0 पे जैसे आपने स्विच ऑन किया, हाथों हाथ आपसे सवाल पूछ लिए गए, तो आप बोलोगे भैया सबर तो कर लेते थोड़ा सा, t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे पूछ लेते, मैं अपने आंसर्स दे देता यहां से सारे वैल्यू निकाल निकाल के, है ना? तो उसने t इक्वल्स टू 0 पे पूछ लिया, तो t इक्वल्स टू 0 किया, करंट 0 मिल जाएगा। करंट 0 मिलते ही एनर्जी जो स्टोर हो रही थी, या फिर मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी जो थी इंडक्टर की, वो 0 होगी, बिकॉज वो हाफ एल आई स्क्वायर होती थी। पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी, तो भाई पावर कहां से? बैटरी को काम करने का टाइम तो देते, टाइम ही नहीं दिया, बैटरी क्या काम करेगी? t इक्वल्स टू 0 पे करंट 0 है, तो करंट 0 होने की वजह से पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी इज आल्सो 0, तो ये भी 0 है सर। ईएमएफ इंड्यूस इन द इंडक्टर, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा इंडक्टर में वो बताना है मुझे। क्या बोलते हो तुम लोग? ये नॉन जीरो हो सकता है ना? ये नॉन जीरो हो सकता है, क्यों? सही बात है। ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है इंडक्टर में, उनको इन चीजों से फर्क पड़ता है क्या? बोलो। एल डी आई बाई डी टी, याद है तुमको? ये वाली बातें लिखी थी। बोलो। सही बात है सर, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, यहां पे जो वैल्यूज हम लिख रहे थे वो आई नॉट की लिख रहे थे, ठीक है? यहां पे चीजों को करेक्ट करना, दीज आर द वैल्यूज फॉर आई, यानी कि t इक्वल्स टू 0 कर दिया तो आई नॉट की वैल्यू है सब, पीक वैल्यूज पे जा रहे थे हम लोग, है ना? अब ध्यान से देखना क्या हो रहा है t इक्वल्स टू 0 पे। एक मिनट रुको, जीरो, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक। अब यार है देखोगे
तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो उसके चांसेस बन सकते हैं। देखो ईएमएफ इंड्यूस होने की बातें क्यों बोल रहा हूं मैं यहां पे, क्योंकि जो भी करंट आपके पास आ रहा है, जो भी करंट आपके पास आ रहा है वो समय के साथ बदल रहा है, और इंड्यूस ईएमएफ को बदलता हुआ करंट चाहिए, उसको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए करंट की। जो यहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉइल में, उसको करंट की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, उसको डीआई बाई डी टी चाहिए। उसको बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना है, उसको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी, उसको बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना हो रहा है, उसको उस चीज से फर्क पड़ता है। समझो, एल जीरो नहीं हुआ है, एल जीरो नहीं है, ना ही ऐसे मत बोलना कि सर आई का वैल्यू तो जीरो था ना, तो जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो। अरे भाई साहब, उसको वेरिएबल करंट चाहिए कि करंट में कितना चेंज हो रहा है, वो जानना चाहता है। उसको इन चीजों से मतलब नहीं है। यहां पे तो फिक्स वैल्यू चाहिए थी, यहां पे तो फिक्स वैल्यू चाहिए थी, यहां पे फिक्स वैल्यू नहीं चाहिए ना यार। समझो ना बात को तुम लोग, उसको तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट चाहिए कि करंट में कितना चेंज हो रहा है। तो इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए। इसका जैसे आपने डिफरेंशिएशन किया आपका आंसर मिल जाएगा। सो डी आई बाई डी टी करोगे तो क्या मिलेगा, आई नॉट एज इट इज बाहर रहेगा, अंदर वन का डिफरेंशिएशन जीरो और इसका डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। तो जो डिफरेंशिएशन बचेगा ई का पावर माइनस का आर टी बाई एल, और यहां पे एक और पिक्चर आएगी कि कौन सी, आर बाई एल वाली। समझ के बात को। तो ये आई नॉट आर बाई एल माइनस आर टी बाई एल, ये हो जाएगा डी आई बाई डी टी। ये तो जीरो नहीं मिल रहा सर कहीं पे ये तो जीरो नहीं मिल रहा। अब करके देख लो तुम लोग, टी इक्वल्स टू जीरो करके देखो, क्या तुम्हें यहां पे वैल्यू जीरो मिल रही है कि नहीं मिल रही। करके देख लो टी इक्वल्स टू जीरो, क्या तुम्हें जीरो वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है। हमने इसका डिफरेंशिएशन किया है, करंट की इक्वेशन का मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, यहां पे आई आर अपॉन एल मिल रहा है। सो माइनस का एल डॉट डी आई बाई डी टी किया तो आई आर बाई एल और ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। टी इक्वल्स टू जीरो कर दीजिए, टी इक्वल्स टू जीरो करते ई का पावर वन बन जाएगा, ये टी इक्वल्स टू जीरो करते ई का पावर वन बन जाएगा, ई का पावर वन बोले तो एल से एल मर जाएगा, आई आर हो जाएगा। जो इंड्यूस ईएमएफ है वो आई आर हो जाएगा। यहां पे मैंने गलती कर दी होगी शायद, रुको, हाँ यहां पे माइनस का साइन आएगा है ना, हाँ मैं वही सोच रहा था मैंने कोई गलती तो की नहीं की यहाँ पे। तो ये माइनस का साइन के साथ आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का आई आर ठीक है। समझ लो ना बात को तुम लोग। तो सिर्फ एक ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा था इंडक्टर में वही एक ऐसी चीज है जो कि जीरो नहीं होगी, बाकी सारी चीजें जीरो हो सकती है। और ये ईएमएफ अगर इंड्यूस होना जीरो हो जाता तो फिर वो अपोज ही क्यों करता है ना भाई। तो सिर्फ एक ही चीज है जो है ईएमएफ विच इज इंड्यूस इन द इंडक्टर, जो नॉन जीरो होता है टी इक्वल्स टू जीरो पे। क्योंकि अगर भाई ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो जीरो हो जाए, इफ इंड्यूस ईएमएफ इज जीरो, तो फिर इंडक्टर क्यों बोलेगा, ऐसी इक्वेशन क्यों देगा। समझ लो बात को। हम बोलते हैं कि जो भी करंट आता है वो पहले बहुत जल्दी से जाने की कोशिश करता है, बट इंडक्टर उसको बोलता है कि तुम धीरे धीरे अपनी वैल्यू को राइज करो। क्यों बोलता है इंडक्टर ऐसा, क्यों करता है इंडक्टर ऐसा? बिकॉज वहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है जो कि उसके अपोज करता है, जो ओरिजिनल करंट है उसका अपोज करेगा वो इंड्यूस ईएमएफ। अगर इंड्यूस ईएमएफ ही जीरो हो जाता तो ये सारी कहानी ही नहीं पढ़नी पड़ती हम लोगों को, उस टाइम पे ये वाली इक्वेशन बनती ही नहीं, क्योंकि वहां पे इंडक्टर फिर आपको रोकता ही नहीं। इंडक्टर जो है वो करंट के फ्लो को रोकता है। क्यों रोकता है? क्योंकि उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है जो कि अपोज कर रहा है। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाता है वहां पे तो फिर इसको क्या जरूरत थी ये सब करने की, है ना भाई। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ ही जीरो हो जाता वहां पे तो उसको कोई जरूरत ही नहीं थी ये सब करने की। तो यही तो समझा रहे तुमको बबुआ कि भैया यहां पे भले सब कुछ जीरो हो जाए लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो नहीं होगा टी इक्वल्स टू जीरो पे, क्योंकि अगर ईएमएफ इंड्यूस होना ही जीरो हो जाता तो वो काहे का अपोज करता फिर। तो अगर यहां पे ईएमएफ इंड्यूस जीरो हो जाता तो ये फटाक से इक्वेशन जो करंट है पूरे सर्किट में घूम के वापस आ जाता। करंट की स्पीड पता है तुम्हें वैसे भी ज्यादा होती है, करंट एकदम से चला जाता है, लेकिन इंडक्टर उसको रोकता है। इंडक्टर बोलता है भाई अगर तुम्हें अपनी वैल्यू देनी है, अगर तुम्हें फ्लो करना है तो धीरे धीरे फ्लो करो, जल्दी से मैं नहीं जाने दूंगा। तो इंडक्टर क्या करता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है उसमें, जिसकी वजह से वो करंट का अपोज करता है। अगर वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होता तो कोई अपोजिशन नहीं होता, तो ये सारी कहानी हमें नहीं पढ़नी पड़ती। ठीक है, तो जैसे आपने स्विच को क्लोज किया यहां पे ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो जाता है। जैसे आपने स्विच को क्लोज किया ईएमएफ इंड्यूस होना जीरो हो जाता है, तभी वो करंट के ग्रोथ को रोकता है, स्लोली स्लोली ग्रोथ करने देता है करंट को। फास्ट एकदम से फास्ट ग्रोथ नहीं होती करंट की। ठीक है,
तो अगर इंड्यूस ईएमएफ होगा तो ही ये चीज हो सकती है, अगर इंड्यूस ईएमएफ नहीं होता तो ये भी नहीं होता। ठीक है, तो ये मैंने डिफाइन कर दिया, यहाँ पे डी आई बाई डी टी को सॉल्व किया, ये रहा डी आई बाई डी टी, लिखा हमने टी इक्वल्स टू 0 पुट करके देखा तो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो मैंने बोला भाई नहीं ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ विल बी इक्वल्स टू आई आर, ये बिल्कुल सही है। तो एक ऐसी टर्म जो है वो है ईएमएफ जो कि इंड्यूस हो रहा है, जो कि नॉन जीरो होता है बेसिकली। ठीक है, सो यह है कहानी हमारी क्वेश्चन नंबर 7 की। उम्मीद करता हूं समझ आ रही होगी, और अगर आ गई तो फटाफट से नोट कर लो ताकि हम अगले सवाल की ओर बढ़ सकें। हो गया नोट, बढ़े अगले सवाल पे। चलिए भाई, सो आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 7 अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या बोलता है कि एक रॉड है ए बी, मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन द फिगर। तो बताइए द रॉड बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज, द एंड ए बिकम पॉजिटिवली चार्ज, द एंड बी बिकम पॉजिटिवली चार्ज, और द रॉड बिकम हॉट बिकॉज ऑफ द जूल हीटिंग। क्या कहते हो तुम लोग, क्या हो सकता है अगर एक रॉड जो है वो मूव कर रहा है किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या हो सकता है? यहां पे आपको सोचना पड़ेगा। तो चलो भाई दिमाग लगाओ, फटाफट से देखो क्या आंसर आता है। कर लिया सॉल्व, लगा लिया दिमाग तुम लोगों ने? चलिए भाई मेरी बारी। अगर एक रॉड ए बी मूव करेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो बेसिकली यहां पे चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। पहले रॉड न्यूट्रल था, जी हां रॉड न्यूट्रल था। रॉड जब मूव करता है तो यहां पे मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं इसके अंदर के चार्जेस। इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, और हम जानते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन वाला, वेलोसिटी इधर वाली, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग गया, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, तो वो नीचे आ जाएंगे। तो ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फोर्सेस सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे आके, और सारे के सारे नेगेटिव चार्ज नीचे इकट्ठे हो जाएंगे आके। और यहां पे जरा देखो तो ऊपर मुझे दिख रहा है ए, नीचे मुझे दिख रहा है बी। तो इन्होंने बोला है क्या कि रॉड आपकी इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगी। ना 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 ना, बिल्कुल गलत बात बोल दी इसने फिर से। सर यहां पे रॉड अभी भी न्यूट्रल है, रॉड अभी भी न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि सर क्या फर्क पड़ता है कि चार्जेस एक तरफ हो जाएं या बिखरे हुए हों। जितने पॉजिटिव चार्ज, 3 2 5 और एक, अच्छा एक और की कमी रहेगी, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज है हमारे पास। देख लो 5 पॉजिटिव चार्ज 5 नेगेटिव चार्ज, अब वो भले साथ में मिलके रहे या फिर एक एक कोने पे रहे, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है। तो रॉड अभी भी न्यूट्रल है। बिल्कुल गलत बात बोल दी इसने। एंड ए बिकम पॉजिटिवली चार्ज, क्या बात है, बिल्कुल सही, ये सही बोला आपने बिल्कुल, कि जो एंड ए है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। एंड बी बिकम पॉजिटिवली चार्ज, बिल्कुल गलत बात बोल दी। द रॉड बिकम हॉट बिकॉज ऑफ द जूल हीटिंग, नहीं सर यहां ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, यहां पे ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। कोई करंट का फ्लो होगा तभी तो ऐसा कुछ होगा। यहां पे तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, इट इज गिवन बाय बीवीएल बस। हाँ, अगर आप इस रॉड को किसी सर्किट से कनेक्ट करोगे तो फिर जाके वहां पे जूल हीटिंग की कहानी आएगी, है ना। अगर आप इस रॉड को किसी सर्किट से कनेक्ट करोगे तो यहां पे जूल हीटिंग की कहानी आती है। रॉड में जूल हीटिंग क्यों आएगा सर? वहां पे तो जूल हीटिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन यहां पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो योर बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट है। फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कर लिया नोट, बढ़े आगे? चलिए भाई बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। बोला है एल सी एंड आर रिप्रेजेंट्स द फिजिकल क्वांटिटीज। एल बोले तो इंडक्टेंस, सी बोले तो कैपेसिटेंस, और आर बोले तो रेजिस्टेंस। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हैव डायमेंशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, इनमें से कौन कौन से कॉम्बिनेशन की जो डायमेंशन है वो फ्रीक्वेंसी के जितनी होनी चाहिए। देखो भाई, रेजिस्टेंस के बारे में तुम पढ़ चुके हो, कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ चुके हो, इंडक्टर के बारे में भी पढ़ चुके हो, आरसी सर्किट के बारे में पढ़ा है ना? यस सर पढ़ा है। अभी कुछ समय पहले, जस्ट 1-2 क्वेश्चन पहले मैंने एलआर सर्किट के एक इक्वेशन लिखी थी, वहां से तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो एक बार ट्राई करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो क्या आंसर आता है, उसके बाद तो हम बताएंगे इसे फिर तुम्हें। कर लिया ट्राई? आ जाए अब हम लोग। ओके चलिए मेरी बारी। देखो यार, सबसे पहले उसने आरसी के लिए बोला है, तो यहां पे मैं लेके आता हूं आरसी सर्किट को, जिसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान तुम्हें है। जब भी एक आरसी सर्किट आता था तो तुम्हें पता है यहां पे इक्वेशन डिफाइन की जाती थी, याद है?
बोलते थे ना कि भाई जैसे करंट को ऑफ, यहां पे स्विच को क्लोज किया तो चार्ज जाता था, विच इज गिवन बाय क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। याद है तुम्हें? याद है? यहां पे टाइम कांस्टेंट टाउ होता था, इट इज इक्वल्स टू आर सी। टाइम कांस्टेंट था ये, क्या होता ये? टाइम कांस्टेंट। याद है तुम लोगों को? ये होता था टाइम कांस्टेंट टाउ। इसका जो डायमेंशन होगा वो टाइम के बराबर होगा, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो टाइम के बराबर होगा। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1 अपॉन टाइम होती है। 1 अपॉन टाइम होता है फ्रीक्वेंसी, तो 1 अपॉन टाउ कर दिया। तो 1 अपॉन टाउ बोले तो 1 बाय आर सी। नाउ दिस इज द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, टाउ आपका आरसी के बराबर है, तो आरसी का जो डायमेंशन है वो टाइम पीरियड के बराबर है। अब फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1 अपॉन टाउ होती है, 1 अपॉन टाइम होता है। टाउ क्या है? टाइम कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी हमेशा 1 अपॉन टाइम होता है, तो 1 अपॉन टाइम इज द फ्रीक्वेंसी, तो 1 अपॉन आरसी, दिस इज योर डायमेंशन फॉर द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन 1 बाई टी या फिर टी इनवर्स, 1 बाई टी बोलो या फिर टी इनवर्स बोलो, इट इज द डायमेंशन फॉर द फ्रीक्वेंसी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। ये आरसी सर्किट के लिए हो गया। अब अगला मैं डिफाइन कर रहा हूं एलआर सर्किट के लिए। एलआर सर्किट के लिए जब हम चीजों को डिफाइन करते हैं तो इट कम्स आउट बी, तो एलआर सर्किट में होगा एक इंडक्टर, एक रेजिस्टर, बैटरी से कनेक्ट किया, स्विच को क्लोज किया। जैसे स्विच को क्लोज करोगे करंट की इक्वेशन बनेगी I इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाय एल। एलआर सर्किट में करंट की इक्वेशन ये बनती थी, तुम्हें पता है करंट का स्लोली ग्रोथ होगा, यहां पे चार्ज का स्लोली ग्रोथ होता था, यहां पे करंट का स्लोली ग्रोथ हो रहा है। ऐसे ही होता था क्या? सही है, चलो जी, बहुत बढ़िया। अब जब मैंने बोला कि यहां पे करंट का स्लोली ग्रोथ हो रहा है, तो यहां पे जो टाइम कांस्टेंट बनेगा टाउ, वो होता है एल बाय आर। ये क्या है? टाइम कांस्टेंट, मतलब इसका जो डायमेंशन होगा वो टाइम के डायमेंशन के बराबर है। फ्रीक्वेंसी जो चाहिए वो 1 अपॉन टाइम होता है, तो 1 अपॉन टाउ कर देंगे, तो 1 अपॉन एल बाय आर, तो आर ऊपर चला जाएगा। सो ये हो जाएगा टाइम इनवर्स। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 1 अपॉन टाइम कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा आर बाय एल, तो ये फ्रीक्वेंसी बन जाती है टाइम इनवर्स। ठीक है, तो आर बाय एल भी हमें फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन दे सकता है, आर बाय एल भी हमें फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन दे सकता है, क्योंकि 1 अपॉन टाउ करोगे तो आर बाय एल मिलेगा, तो हमें ये भी दे सकता है। उसके बाद एलसी ऑसिलेशन की कहानी से आप एलसी के बारे में भी जानते हैं। अरे जानते हैं ना, क्या जानते हैं? फ्रॉम द एलसी ऑसिलेशन, याद करो बातें, एलसी ऑसिलेशन बताया था, तो यहां से एक फ्रीक्वेंसी की कहानी आई थी 1 बाय अंडर रूट ऑफ एलसी, याद है? अरे ये क्या था? फ्रीक्वेंसी थी ना ये। अगर ये याद नहीं है तो कोई बात नहीं, परेशान मत हो, अभी मैं चीजें क्लियर कर दूंगा। एलसी ऑसिलेशन से ये वाला रिलेशन पढ़ा था, बोला था फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एलसी। नहीं है याद तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी उठा लो, इसको बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट, इसको बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड। F1 F2, F1 कितना है? 1 बाय आरसी। तो मैंने बोला पहले वाले केस की फ्रीक्वेंसी है F1, वो है 1 अपॉन आरसी। दूसरे वाले केस की फ्रीक्वेंसी है वो है R बाय एल। तो मैंने दोनों की फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई कर दिया। ये एक जनरल फालतू का मेथड जो होता है ना, काम का मेथड ये है, ये फालतू का मेथड बता रहा हूं। दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 बाय आर सी डॉट आर बाय एल, आर से आर मार देना, 1 बाय एल सी बन जाएगा। तो यहां पे क्या बना? फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर बन गया, ये 1 बाय एल सी हो जाता है। तो यहां से ये क्या बन गया? फ्रीक्वेंसी इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, ये 1 बाय एल सी। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1 बाय अंडर रूट ऑफ एल सी। तो 1 बाय अंडर रूट ऑफ एल सी भी आपको फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन दे सकती है। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी भी आपको फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन दे सकती है। तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी जो थर्ड ऑप्शन में मुझे दिख रहा है, 1 अपॉन अंडर रूट, ये अंडर रूट है ना, अंडर रूट ऑफ एल सी जो है वो भी मुझे फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन देगी। बाकी सी बाय एल कहीं दिख रहा है क्या तुम्हें? कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो भाई सीधी सी बात है, आरसी सर्किट की कहानी पता होनी चाहिए, एलसी सर्किट की कहानी पता होनी चाहिए, और एलआर सर्किट की कहानी पता होनी चाहिए।
आरसी सर्किट में चार्जेस को लेके डील कर रहे थे हम लोग, एलआर सर्किट में हमने करंट को लेके डील किया, और एलसी ऑसिलेशन तो तुमने पढ़ा ही है। एलसी ऑसिलेशन में पता है ना, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1/√LC हो जाता है। बाकी अगर ये इक्वेशन याद ना आए तो उस केस में ये दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड जिसे कह सकता हूं मैं, उससे सॉल्व कर लेना यार, इसको याद रख लेना बस चीजों को, ठीक है। तो ये पहले की फ्रीक्वेंसी पहले वाले केस की, ये दूसरी की फ्रीक्वेंसी, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1/LC मिला। ये फ्रीक्वेंसी इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर होता है। अरे फ्रीक्वेंसी इंटू फ्रीक्वेंसी करोगे तो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, डायमेंशन में डील कर रहे हैं हम लोग, तो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/LC, फ्रीक्वेंसी विल बी 1/√LC, मतलब 1/√LC आपको फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन दे सकता है। तो ये वाली बात है, तो इसको नोट करो जल्दी से, पहले तो नोट करो इसको जल्दी से, कर लिए नोट पक्का, फिर इसको भी नोट कर लीजिए। ये भी हो गया नोट, सच में बहुत बढ़िया, शाबाश। सो ये है कहानी क्वेश्चन नंबर 9 की, उम्मीद करता हूं समझ आ रही होगी। सो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। सो क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 10 में, द स्विचेस इन द फिगर ए एंड बी, ये फिगर ए है, ये फिगर बी है, आपने इनमें स्विचेस को क्लोज किया है t इक्वल्स टू 0 पे, और रीओपन किया है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एट t इक्वल्स टू t0 पे, आपने इसको ओपन किया है फिर से। तो पहले ऑप्शन बोलता है द चार्ज ऑन सी जस्ट आफ्टर t इक्वल्स टू 0 इज EC, E बोले तो EMF, सेल का EMF, तो C के ऊपर जो चार्ज आएगा वो EC हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन बोलता है चार्ज ऑन कैपेसिटर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ t इक्वल्स टू 0 इज EC। थर्ड ऑप्शन बोलता है द करंट इन इंडक्टर L जस्ट बिफोर t इक्वल्स टू t0 इज E/R, एंड फोर्थ ऑप्शन बोलता है द करंट इन द इंडक्टर लॉन्ग आफ्टर t इक्वल्स टू t0 इज E/R। t इक्वल्स टू 0 पे स्विच को क्लोज किया था, t इक्वल्स टू t0 पे मैंने इसको ओपन कर दिया फिर से, t इक्वल्स टू 0 पे स्विच को क्लोज किया, t इक्वल्स टू t0 पे मैंने इसको रीओपन कर दिया है फिर से। तो आपको दिमाग लगाना है, सोचना है, दोनों की इक्वेशंस मैं पहले बता चुका हूं, उन्हीं इक्वेशंस का यूज करते हुए फिर से आ जाओ। एक ये रहा आरसी सर्किट, ये रहा एलआर सर्किट। अभी मैंने आरसी सर्किट और एलआर सर्किट के लिए इक्वेशन लिखी थी, उन्हीं इक्वेशंस का यूज करते हुए एक बार इनको सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो भाई, सभी लोग दिमाग लगाएंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, देखेंगे क्या आंसर आता है। कर लिया ट्राई? चलिए मेरी बारी। ओके, सबसे पहला काम, जैसे मैंने स्विच को क्लोज किया तो आरसी सर्किट को डील करता हूं, तो यहां पे चार्ज Q इक्वल्स टू Q0 1 - e⁻t/RC होता है। चार्ज का ग्रोथ होता है तो वो होता है Q इक्वल्स टू Q0, Q0 इज द पीक वैल्यू, 1 - e⁻t/RC, ठीक है। अब ध्यान से देखना, उन्हें बोला है चार्ज ऑन कैपेसिटर जस्ट आफ्टर t इक्वल्स टू 0, तो t इक्वल्स टू 0 के जस्ट बाद देख लीजिए, तो t इक्वल्स टू 0 पे चार्ज कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल्स टू Q0 1 - e⁻⁻0। अरे ये तो 1 होता है, तो चार्ज तो 0 हो रहा है ना 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 सर, जस्ट आफ्टर t इक्वल्स टू 0 तो नहीं होगा। हाँ, लॉन्ग आफ्टर t इक्वल्स टू 0, लॉन्ग आफ्टर t इक्वल्स टू 0 का मतलब है t इक्वल्स टू 0 से काफी समय बाद, यानी कि t इक्वल्स टू इनफिनिट पे ले लूं। क्या मतलब होता है इसका, लॉन्ग आफ्टर t इक्वल्स टू 0, लॉन्ग आफ्टर t इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है कि t टेंड्स टू इनफिनिट। लॉन्ग आफ्टर t इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है, t टेंड्स टू इनफिनिट। और इनफिनिट पे कहानी क्या बनने वाली है, q इज इक्वल्स टू Q0 1 - e⁻ का इनफिनिट। अब बोलो भाई क्या होता है, e का पावर माइनस इनफिनिट क्या हो जाएगा, 0, सो इट विल बी Q0 1 - 1/e⁻ इनफिनिट, it will be Q0 1 - 0। सो यहां पे Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q0 एंड इट इज इक्वल्स टू, अरे क्या होता है, Q इक्वल्स टू CV वाले फॉर्मूले से C इंटू E लगा देना इसको, यानी कि लॉन्ग आफ्टर t इक्वल्स टू 0, लॉन्ग आफ्टर t इक्वल्स टू 0 मतलब t टेंड्स टू इनफिनिट पे चल जाए हम लोग। लॉन्ग आफ्टर t इक्वल्स टू 0 मतलब t टेंड्स टू इनफिनिट पे लेके जाए, काफी समय के बाद, बहुत देर के बाद। लॉन्ग आफ्टर t इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है, स्विच को क्लोज करने के काफी समय बाद, स्विच को क्लोज करने के काफी समय के बाद देखा तो t की जगह मैंने इनफिनिट पुट करके देखा तो q इक्वल्स टू Q0 आ रहा है, और Q0 तो हमें पता है C इंटू E होता है, तो बिल्कुल हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लॉन्ग आफ्टर t इक्वल्स टू 0 यानी कि EC हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब यही काम आपको LR में भी करना है, यही काम आपको क्या करना है, LR में भी करना है। तो LR के लिए भी इक्वेशन क्या होती है वही डिफाइन करेंगे, फिर से वही चीज डिफाइन करेंगे, जस्ट बिफोर t इक्वल्स टू 0 एंड लॉन्ग आफ्टर t इक्वल्स टू 0 पे। हो गया, चलिए भैया मैंने बता दो कैसे करना है।
सो यहां पे जब एलआर सर्किट को डील करूंगा मैं, तो एलआर सर्किट में मुझे क्या दिखता है कि भाई साहब जो करंट होता है वो आई नॉट 1 माइनस ई के पावर माइनस आर टी बाई एल, यही बोला गया उसने, करंट की इक्वेशन यही बोलेगी। अब अगर इसमें t टेंड्स टू इनफाइनाइट कर दूं, देखो पहले क्या बोला है, जस्ट बिफोर t इक्वल्स टू टी नॉट, t इक्वल्स टू टी नॉट टाइम पे आपने मतलब कहां पे पहुंचे आप लोग, जब t इक्वल्स टू टी नॉट था, जब t इज इक्वल्स टू टी नॉट था, तो करंट अपनी चरम सीमा पे चल रहा था, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा था उस टाइम पे, स्टेडी स्टेट आ चुका था, स्टेडी स्टेट बोलते हैं ना इसको, इस टाइम पे क्या आ चुका था, स्टेडी स्टेट आ चुका था। तो t इक्वल्स टू टी नॉट पे करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे चल रहा था, स्टेडी स्टेट आ गया था, लेकिन आपने क्या किया, उसको फिर से रीओपन कर दिया स्विच को। स्विच को जैसे आपने रीओपन किया, अब करंट की वैल्यू डिक्रीज होने लगेगी। तो इसने बोला है करंट इन एल जस्ट बिफोर टी इक्वल्स टू टी नॉट, यानी कि टी इक्वल्स टू टी नॉट से जस्ट पहले, क्या वो ई बाई आर के बराबर था, या फिर लॉन्ग आफ्टर टी इक्वल्स टू टी नॉट पे करंट इन द इंडक्टर इज ई बाई आर। तो मैं देख लेता हूं भाई कितना कितना क्या होता है, तो क्या करें, t टेंड्स टू इनफाइनाइट पे देख ले, अरे t इक्वल्स टू टी नॉट बोल रहा है ना भाई, t इक्वल्स टू टी नॉट मतलब काफी समय के बाद, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम t इक्वल्स टू टी नॉट, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम t इक्वल्स टू टी नॉट, मतलब टी नॉट ऑलमोस्ट इनफाइनाइट वाली बातें बोल रही है, समझो। स्विच को क्लोज किया t इक्वल्स टू 0 पे, और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम t इक्वल्स टू टी नॉट पे दोबारा ओपन किया, तो मतलब टी नॉट एक ना एक देखा जाए तो एक तरह से इनफाइनाइट के बराबर ही है। टी नॉट को इनफाइनाइट कंसीडर कर लूं मैं, बोला गया ना आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो टी नॉट को मैं इनफाइनाइट ले रहा हूं, तो ये भी मेरा टी नॉट क्या था, इनफाइनाइट था। मतलब अगर वो बोलता है चार्ज ऑन सी लॉन्ग आफ्टर टी इक्वल्स टू 0 इज सी, यानी कि टी इक्वल्स टू टी नॉट पे चार्ज कितना हो जाएगा, ईसी हो जाएगा, फुल्ली चार्ज कैपेसिटर, ठीक है। लॉन्ग आफ्टर टी इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है, टी नॉट, लॉन्ग आफ्टर टी इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है, टी नॉट टाइम पे, टी नॉट टाइम पे कैपेसिटर आपका फुल्ली चार्ज हो चुका है। अब ये जो बोल रहा है ना जस्ट बिफोर टी इक्वल्स टू टी नॉट एंड लॉन्ग आफ्टर टी इक्वल्स टू टी नॉट, टी नॉट क्या है, एक तरह से इनफाइनाइट है, टी नॉट एक तरह से क्या है, इनफाइनाइट आपका, क्योंकि जब आपने स्विच को क्लोज किया तो उस टाइम पे टाइम 0 था, और जब टाइम बराबर टी नॉट हो गया तो आपने स्विच को ओपन किया फिर से, और ये टाइम बहुत समय के बाद आया है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो लॉन्ग टाइम मतलब इनफाइनाइट मान सकते हो आप लोग इसको। सो मैं इसमें भी क्या करूंगा, एट टी इक्वल्स टू, एट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट, यानी कि टी नॉट पे मैं इसको जब डील करता हूं, so I equals to I naught 1 minus e की पावर माइनस r into infinite by L. So it will be your I naught 1 minus e की पावर, माइनस में था ना, तो दिस कैन बी रिटन 1 upon e की पावर इनफाइनाइट, 1 upon e की पावर इनफाइनाइट 0 होता है, तो ये हो जाएगा 1 minus 0, so it will be your I naught. So I का वैल्यू मिला I naught, it is equals to e by r. यानी कि जब आप स्विच को ओपन करने वाले ही थे, जब आप स्विच को जस्ट ओपन करने वाले थे, जब आप स्विच को जस्ट ओपन करने वाले थे, उस टाइम पे इंडक्टर में करंट था ई बाई आर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। जब आप स्विच को जस्ट ओपन करने वाले थे, पहले तो आपने स्विच को क्लोज किया था t इक्वल्स टू 0 पे, और स्विच को ओपन किया आपने t इक्वल्स टू टी नॉट पे, यानी कि काफी समय के बाद। तो काफी समय के बाद मैंने इनफाइनाइट वाला केस कंसीडर कर लिया और देखा तो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे चल रहा है, यानी कि t इक्वल्स टू टी नॉट पे, t इक्वल्स टू टी नॉट पे इंडक्टर में जो करंट होगा वो होगा e बाई आर, जो कि उसके मैक्सिमम वैल्यू पे चल रहा होगा, ठीक है। और t इक्वल्स टू टी नॉट पे, t इक्वल्स टू टी नॉट पे कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है, और चार्ज कितना आ रहा है, CE, यानी कि जस्ट बिफोर t इक्वल्स टू टी नॉट, t इक्वल्स टू टी नॉट से जस्ट पहले जो इंडक्टर में करंट जा रहा था वो मैक्सिमम जा रहा था। t इक्वल्स टू टी नॉट पे तुम ओपन करने वाले हो, उससे जस्ट पहले t इक्वल्स टू टी नॉट पे तुम स्विच को दोबारा ओपन करने वाले हो, उससे जस्ट पहले, थोड़ी सी देर पहले आपने देखा तो जो इंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा था वो मैक्सिमम कर रहा था, इंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा था वो मैक्सिमम कर रहा था। समझ गए बात को, समझ गए ना बात को। तो ये t इक्वल्स टू टी नॉट वाली जो कहानी है वो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट पे चल रही है। यहां पे t इक्वल्स टू टी नॉट वाली जो कहानी है, ये टी नॉट वाली जो बातें हैं वो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट पे चल रही है, वो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट पे चल रही है, ठीक है, याद रहेगी बातें। तो एक काम करो, नोट करना शुरू करो, यहां से इसके बी और सी ऑप्शन करेक्ट है। तो एक बार ये ए वाले सर्किट के लिए ये वाला डायग्राम है, बी वाले सर्किट के लिए मैंने दूसरे पेज पे लिखा है, तो यहां से नोट करना शुरू करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, कर लिया ना ये वाला पार्ट नोट तुम लोगों ने।
ठीक है, और इसको मत भूल जाना यार, ये तो सेकंड वाला पार्ट है, जो सर्किट बी वाला था ना उसका यही है पूरा पिक्चर। ठीक है, कर लिया ये भी नोट सभी ने? चलिए भी, बहुत बढ़िया। सो ये थी कहानी क्वेश्चन नंबर 10 की, और इसी के साथ ऑब्जेक्टिव 2 भी समाप्त होते हैं। और उम्मीद करता हूं कि जो 10 क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराए हैं इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट ना रहा हो। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और एक और बात, वीडियो दोबारा देख लेना, ठीक है? कोई भी डाउट रहता है वीडियो दोबारा जरूर देखो। दोबारा देखने के लिए वेबसाइट पे ज्वाइन करो, बिकॉज वेबसाइट पे आपको ये सारी की सारी वीडियोस इजीली अवेलेबल हो जाएगी। अवेलेबल और जगह भी हो जाएगी, बट और जगह तुम्हें ढूंढना पड़ेगा वीडियो को। वेबसाइट पे आओगे, कंप्लीट कोर्स का एक प्लेलिस्ट बना रहेगा, उस प्लेलिस्ट में जाओ, वीडियो को देखो और अपने डाउट्स को क्लियर कर लो। बहुत सारा टाइम आप लोगों का बच जाएगा, और उस टाइम में डेफिनेटली हम लोग और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली वेबसाइट पे आने का आपको फायदा तो मिलता ही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक और इंपॉर्टेंट काम है जो आप लोगों को करना है, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, बिकॉज ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो हम टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और इस सेशन को शेयर कर दो। हर उस बच्चे तक इस सेशन को पहुंचा दो जिसको सच में इसकी जरूरत है, राइट? और यार एक और बात, फिजिक्स का अगर फील आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो डोंट फॉरगेट कि सेशन को लाइक जरूर कर देना, ठीक है? सो ये तीनों काम बिफोर द एंडिंग ऑफ द सेशन फटाफट से कर दो, और इसी के साथ सेशन का समाप्त करते हैं। बाकी अगली बातें अगले सेशन में करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।